वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद और फाइनली 2023 का एनईपी का पेपर। सही है डाले ना, हाँ 2023 का ही है हमारे पास। तो जल्दी से डिस्कस करेंगे। कोई काफी ज्यादा इसमें आपको गलतियां देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ यहाँ पर जितना मुझे याद है हमारी मैम ने भी बताया था कि भाई यहाँ पर आपको मिल रहे थे काफी बोनस मार्क्स। तो हिट ऑफ मेथड वगैरह दे रखे थे, डिलीटेड सिलेबस डिस्कशन रहा है ड्यूरिंग द लेक्चर भी, वहां पर आप बात सुन लीजिएगा। तो इसको आप जल्दी से करिए और कोई भी बात तो बाकी बातचीत कर ही लेंगे फर्दर। आगे की प्लानिंग वगैरह वो करनी है तो लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी कुछ बात करना चाहे तो कर लेंगे, बाकी टाइम थोड़ा कम ही है। तो जल्दी से जल्दी मैं ज्ञान देना नहीं चाह रहा फिलहाल, मैं जल्दी से अपलोड करने के लिए बस करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ इंट्रो रिकॉर्ड करके। तो मिलते हैं आपसे, फिर स्टार्ट करते हैं बस लेक्चर को। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर 110 डिग्री सेल्सियस पर 10 से कम होती है पर एसिडिक नहीं होता। बहुत बार डिस्कशन हुआ है, हैव अ लुक यहाँ पर। जो मेन इंपॉर्टेंट जहां पर मैं बोलूंगा रीजनिंग जो करनी है वो हमें केडब्ल्यू के अकॉर्डिंग करनी है। केडब्ल्यू इज और अगेन एक वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज गोइंग टू बी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और यहाँ पर एक और बात ये लिख दीजिएगा कि हमारा जो वाटर का डिसोसिएशन होता है दिस इज योर एंडोथर्मिक। सो दैट्स वाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके के डब्ल्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो 10⁻⁻14 नॉर्मली होती है वो -13 हो जाएगी, -12 हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वैल्यू कम होती रहती है। तो हमारी जो न्यूट्रल पीएच है वो 6 पर 6.5 डिपेंडिंग अपॉन के डब्ल्यू की वैल्यू वो चेंज होती रहती है जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रीजनिंग देनी। देन वी हैव हियर बेरियम क्लोराइड को हमने ऐड करा है, BaCl2 को हमने ऐड करा है इन सोडियम सल्फेट। ठीक है, एडिशन करा। क्या हुआ है इन्होंने बोला, हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, ये तो हमें पता ही है, NaCl बनेगा और साथ में बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सिंपल सा। यानी यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रेसिपिटेट आउट हुआ वो बेरियम सल्फेट हुआ पर सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं हुआ। मतलब आपने बीकर में जब इन दोनों को ऐड करा होगा तो अल्टीमेटली बीकर के नीचे हमें बेरियम सल्फेट ही क्यों देखने को मिला। वाई इज इट सो कि बेरियम सल्फेट ही नीचे था, सोडियम क्लोराइड नहीं था। तो लॉजिकल सा इसका बहुत आराम से दिमाग में आ ही रही होगी बात कि ये कहीं ना कहीं हमारे पास इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो यहाँ पर हम बोल देंगे ये इनसोल्यूबल होता है। अब उसको अगर मैं इनसोल्यूबल की थोड़ी सी रीजनिंग जाऊं टुवर्ड्स हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलाइन करूं चीजों को, सो दैट वुड बी मेरे पास कहीं ना कहीं KSP और S वाला ही रिलेशन आ रहा है। यहाँ पर आई वुड से कि ये हमारी जो सॉल्ट है दिस इज कंप्लीटली सॉल्यूबल इन सॉल्ट। तो ये Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रॉपरली हाइड्रेट रहेगी इन द वाटर, तो पूरा का पूरा ये सॉल्यूबल रहेगा। वेयर एज बेरियम सल्फेट की अगर हम बात करेंगे तो इन दिस सिनेरियो यहाँ पर क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है तो KSP वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम होगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम सोल्यूबल होगी। तो ड्यू टू सोल्यूबिलिटी ओनली यहाँ पर हम देखेंगे कि बेरियम सल्फेट हमें सबसे नीचे एकदम उसके पार्टिकल्स नजर आएंगे। देन हियर वी हैव यहाँ पर पीएच कैलकुलेशन की बात आ गई, शायद इससे रिलेटेड सवाल देखा था या पता नहीं यही देख लिया होगा, मे भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने बताया था बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो कोई ये ना कहते कि जितने मोलैरिटी ये कॉन्सेंट्रेशन हमारी बेरियम हाइड्रोक्साइड की उतने ही OH होंगे, नहीं उसके डबल होंगे। क्यों, आप डिसोशिएट करके देख लीजिए, आपको सभी को पता लग जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी योर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.06। देन इसको फर्दर आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब मैं पीओएच निकालूंगा, सो दैट विल बी 2 - log 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये मेरी आ जाएगी पीओएच। देन अल्टीमेटली वील कैलकुलेट द पीएच। देन हियर वी हैव इस एसिटिक एसिड दे रखा है हमें, पीएच दे रखी है एसिटिक एसिड की, इसका अच्छा पीएच निकालनी है हमें और आयनाइज दे रखा है। तो ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड था, मैं AC लिख रहा हूँ इसको, या AH लिख देता हूँ एसिटिक एसिड को। ये हमारा किसमें टूटेगा, H+ में और A नेगेटिव में। मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब इनिशियली हमें पता है ये क्या होगा, ये हमारे पास 0.02 मोलर था, ये 0 होगा, ये 0 होगा। कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ये ब्रेक डाउन हो गया होगा, तो मैं लिख देता हूँ 0.02 एंड देन माइनस समथिंग x, ये कुछ x बना होगा, ये कुछ x बना होगा। इस पर्टिकुलर x की अगर मुझे वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ मोल जो डिसोशिएट हो गए। और हमें पता है अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज सिंपली और जितने मोल्स हमारे डिसोशिएट हो गए डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स टेकन। सो नाउ आई कैन सिंपली कैलकुलेट यहाँ से x की वैल्यू, तो x हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग, ये मैंने कुछ नहीं करा, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने कुछ नहीं करा, सिंपल सा यहाँ H+ बराबर C अल्फा लगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा रहा था प्रॉपरली, अगर मुझे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मुझे इस ही अप्रोच से आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मुझे H+ की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी दैट इज C अल्फा से, वो वैसे मिल रही है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं वो भी, मैं जब अगर लॉजिक लगाऊं तो वो भी इसी तरीके से निकलेगी। तो सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगर हम देखें तो नीचे आ जाएंगे हमारे पास 3 जीरो, ये आ जाएगा ऊपर 5। तो 5 × 10⁻⁻5 हमारे पास आ गई x की वैल्यू। तो x आ गया, 5 - log 5 हमारी हो जाएगी pH की वैल्यू।
नेक्स्ट ये तो हमने डिस्कशन कर लिया था बहुत बार अपने डिटेल में, तो इसको आई डोंट थिंक मुझे कराना चाहिए। बाकी एक बार क्विक लुक इस पर देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं, फिर अपना के भी निकालते हैं, देन के निकालते हैं, उसका हमें पता था रिलेशन, एंड देन अल्टीमेटली यहाँ पर आते हैं अपना सी माइनस एस, सी माइनस एस से आते हैं, तो के एच जो है वो हमारे पास हो जाता है एच स्क्वायर के इक्वल। और अब यहाँ पर फिर हम अल्टीमेटली एच प्लस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ से हमारा सिनेरियो होता है कि के इंटू के एच आ जाता है, और के एच की वैल्यू इन दिस सिनेरियो के डब्ल्यू इंटू के भी होती है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर अकॉर्डिंगली आ जाता है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डिस्कशन की एज सच नीड है। देन यहाँ पर वी हैव इज राइट एक्सप्रेशन फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मैं बात करूं H2SO4 है, इसका इन्होंने बोला है डिफरेंट स्टेजेस बताओ, तो मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि ये H प्लस है और SO4 नेगेटिव में सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा डाइप्रोटिक एसिड है। देन फर्दर मैं इसका ब्रेक डाउन करूं, सो दिस विल ब्रेक डाउन इनटू दिस। यहां तक तो मुझे आगे क्लियर, तो ठीक है, यहाँ पर ये कुछ हुआ होगा। नाउ अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, क्या लिखना है डिफरेंट स्टेज का, तो इसका यहाँ से सिंपल आ जाएगा के इज इक्वल टू एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फिर HSO4 नेगेटिव डिवाइड बाय H2SO4। सिमिलर थिंग हियर एज वेल, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस वाले K1 इसको KA1 बोल देता हूँ, इसको KA2 बोल देता हूँ, H प्लस, देन यहाँ पर वी हैव SO4 2 नेगेटिव, देन नीचे आ जाएगा मेरे पास HSO4 नेगेटिव। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर हमने वैल्यूज लिख दी। देन यहाँ पर अब मैं देखूं फर्दर, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो लेस देन है फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट से, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं जो Ka1 है दिस इज योर लेस देन Ka2, ये बोल रहे हैं, नहीं Ka1 जो है वो ज्यादा है, मतलब सेकंड वाला लेस है, तो ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं, इसकी वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो ये तो रीजनिंग इसकी काफी ज्यादा हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर एक जो बात लग रही है वो कहीं ना कहीं ने सबसे पहले काइंड ऑफ यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना चाहिए था, बट इन्होंने ले लिया, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना हमने पढ़ा है अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक KL कपूर में भी कुछ इसका अपोजिट हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कि ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड होता है। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा? हाँ, पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्यों लगवा रहे हैं पता नहीं, अब ये हो सकता है कोई और सा एसिड लिखना चाहते हो। इस पेपर की एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक्स थी, कुछ कुछ इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस से आगे मैं दिखाऊंगा, और उसके बोनस मार्क मिले थे, तो हमारी टीचर ने हमें बताया था जब हम लास्ट ईयर थे कि अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो हो तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका हो दैट इज पेपर में क्वेश्चन अगर लगा आउट ऑफ सिलेबस तो उसको अटेम्प्ट कर जाइएगा, कुछ भी बोनस मार्क तब मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर आप छोड़ जाए ना तो आपको बोनस मार्क तब नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर अब इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं किस तरीके से लिखना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इसका लॉजिक समझा दी क्या हुआ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, इसने H प्लस लूज करा, HSO4 नेगेटिव बना दिया। मुझे समझाना ही है तो मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, मैं इसको वीक एसिड ही मान के चल रहा हूँ, फिर अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास, मैं इसको मानूंगा वीक एसिड, तभी डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात आई। अब इनिशियली यहाँ पर H प्लस आया और इसने HSO4 नेगेटिव बना दिया, तो फर्स्टली ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से यहाँ पर इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर इस 1 नेगेटिव से मुझे 2 नेगेटिव बनाना है, तो कहीं ना कहीं मैं चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये थर्मोडायनेमिकली भी ये मना करेगा HSO4 नेगेटिव कि नहीं नहीं मुझे कन्वर्ट नहीं हो रहा। बाकी आप चाहें तो सल्फर ऑक्सीजन मतलब स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर मैं देखूं ये ब्रेक डाउन हो भी रहा है, तो हेयर यू कैन सी ये H प्लस आ रहे हैं, H प्लस ये लूज कर निकल रहा है, बट ऑलरेडी H प्लस हमारे पास इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, तो ये इसके लिए कॉमन आयन का काम करेंगे, और यहाँ पर रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में हो जाएगी। तो आई थिंक ये हमारे पास कहीं ना कहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी H प्लस से तो वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन बैकवर्ड में होगी, काइंड ऑफ दोनों के लिए होगी, पर मेरे हिसाब से सेकंड वाले पर ही हमें समझाना पड़ेगा कि इस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये एक पॉसिबल रीजनिंग है, अदरवाइज अगर यहाँ पर ये उसका लिखते तब फिर हम किसी और तरीके से एक्सप्लेन करते, पर थोड़ा सा क्वेश्चन ही ये इसी टाइप का है। तो कॉमन आयन के बारे में एक बात कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ये कम स्टेबल होगा, और इसी वजह से थर्मोडायनामिकली ये हमारे पास फेवर नहीं करेगी, और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हमारे पास मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एसिडिक कैरेक्टर पर भी ला सकते हैं फिर हम कि इस इंसान का जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट इज गोइंग टू बी माई प्रिटी लेसर, और यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ये 2 3 4 5 6 चीजें बता देंगे, तो आई डोंट थिंक कोई डाउट रहेगा एग्जामिनर को। अब सोल्यूबिलिटी की बात करें तो बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ये भी हो चुका है, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में कुछ डिस्कशन की जरूरत है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का प्रिंसिपल वही सेम हमारे पास, हम जो है वो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं विद द सोल्यूबिलिटी ऑफ रिएक्ट वो अपना हमारे जो आयंस होते हैं रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये यहाँ पर करते हैं। अब कॉमन आयन से कैसे होते हैं एक बार मैं यहाँ पर और समझा दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉमन आयन के लिए मैंने कौन सा आयन लिया था, लेट अस सपोज AgCl है,
हमें बताइए Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। तो ये मेरा किसी पर्टिकुलर बीकर में पड़ा था, यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी एस थी, इसकी भी सॉल्युबिलिटी एस थी। अब मैंने या तो इसको किसी पर्टिकुलर ऐसे बीकर में डाल दिया जहां पर कॉमन आयन मौजूद था, या फिर मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ पर जो हमारा NaCl था, जो हमारा NaCl था उसको मैंने इस पर्टिकुलर बीकर में ला दिया। तो वी ऑल नो NaCl अगर आएगा तो वो साफ तो प्रॉपर्ली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ इसकी मोलैरिटी ली थी x मोलर 0.01 कुछ भी हो सकती है, तो ये भी यहाँ पर ऐसा होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज अगर मैंने NaCl डाला तो ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो मतलब ये यहाँ पर Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ भागी, तो जो पर्टिकुलर S की वैल्यू आनी चाहिए थी, जो नॉर्मली आती, वो उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब लग चुका है कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये एक्चुअल में S प्लस एक्स हो जाएगा। एंड इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि एक तो सॉल्युबिलिटी वैसी ही कम है इसकी, S की वैल्यू वैसी हमारे पास 10⁻⁻ समथिंग में आती है, और x हमने ले रखी है जो भी मोलैरिटी होगी डिपेंडिंग अपॉन। तो यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास इसको KSP का मैं फिर सिंपल सा एक्सप्रेशन लिख दूंगा, दैट इज S इंटू यहाँ पर S प्लस एक्स लिखना चाहिए कायदे से, पर S को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा ये KSP का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यही हुआ है हमारे पास कॉमन आयन में, तो आप बता दीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एक आध चाहे तो ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा, तो ये काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देन हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, जहां पर ये एसिटिक एसिड दे रखा है, सोडियम एसिटेट दे रखा है, बफर हमें जो है इस पर्टिकुलर पीएच पर प्रोवाइड करा। आई थिंक यही शायद एग्जैक्ट सवाल करा था या इससे रिलेटेड कुछ था। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली बताया था कि पीएच बराबर पीके प्लस लॉग हमारे पास सोल्ट बाय एसिड लगाएंगे हम, ये आपको इसीलिए दिया हुआ है। तो लॉग ऑफ सोल्ट बाय एसिड की अगर मैं बात करूं तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मुझे इक्वल दे रखी है, तो लॉग यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0, तो पीएच बराबर पीके, मुझे यहाँ से पीके मिल गया। वैसे उन्होंने के भी दे रखा था, पर हम यहाँ पे स्मार्टली पीके कैलकुलेट करेंगे ताकि फिर ज्यादा यहाँ पर लॉग में ज्यादा गेम खेलना ना पड़े। तो पीके मेरे पास आ गया 4.74। देन यहाँ पर अगर बात करें अब फर्दर आई एम एडिंग 0.02 मोल, तो आप सभी को पता होगा क्या होगा कि इनिशियल जो सिनेरियो था दैट इज ये CH3COH, हमें पता है ये ब्रेक डाउन होता है किसमें, CH3CO नेगेटिव और H प्लस में, बट हमारे पास सॉल्ट भी मौजूद थी CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो वैसे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो वो खैर यहाँ पर उसके बारे में नहीं लिखने का फायदा नहीं है। अब यहाँ पर होगा क्या, अब होगा ये कि ये साहब हमारे रिएक्ट कर जाएंगे, CH3COH जो है वो कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाएंगे NH से, क्यों, क्योंकि बेस डाला है मैंने बाहर से। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट से पढ़ा था, अगर इसके 0.02 मोल्स लगे हैं और ये हमारे पास दे रखा है ये 0.1 मोल, तो सारे के सारे किसके रिएक्ट करेंगे, जो कम होगा ऑब्वियसली, तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 0.1 में से ये हमारे इतने मोल्स कम हो गए, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट ही। तो जो वो पहले इनिशियली मेरे मोल थे सोडियम एसिटेट के, दैट वाज 0.1, अब जो मोल हो जाएंगे मेरे पास वो मेरे हो जाएंगे दैट इज यहाँ पर 0.02 मोल्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे। किस वजह से, क्योंकि NaOH से फर्दर रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पर आई विल एड इट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.12। देन यहाँ पर आई विल पुट द वैल्यूज, दैट इज लॉग ऑफ सॉल्ट इस बार आ जाएगी 0.12, डिवाइड बाय एसिड विल बी 0.08, एंड देन सिंपली विल कैलकुलेट, इसको आ जाएगा 3/2, दैट विल बी द आंसर। तो ये एग्जैक्ट कर रखा है। देन बफर क्या है, बफर कैपेसिटी क्या है, हेंडरसन इक्वेशन सभी का डिस्कशन हुआ है, सभी की डेरिवेशन ऑब्वियसली हो चुकी है। बफर क्या होता है, वही एनीथिंग जो हमारे पास रेजिस्ट इन चेंज करे। फिर पीएच इसकी बात कर दी कि कितनी चेंज इन पीएच होगी जब हमने, या कितनी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर कितनी चेंज इन पीएच होगी, उसकी बात करी थी। तो डेफिनेशन टाइप है, हेंडरसन इक्वेशन ही मांगी है, मैं बोलूंगा इसमें आप डेरिवेशन ही कर देगा, क्योंकि फिर ताकि अच्छा हो जाएगा थोड़ा आंसर। पीएच टाइटर यहाँ पे बात हो रही है, पीएच मेट्रिक का टाइट्रेशन कर्व फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें, वैसे तो प्रैक्टिकल वगैरह में करा ही होगा, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं क्या डाल रहा हूँ, हमारे पास हम मान लेते हैं इनिशियली बीकर में वीक एसिड होगा, तो उसकी पीएच हमें पता है बहुत ही ज्यादा कम नहीं होती, काइंड ऑफ मान लेता हूं मैं यहाँ पर पीएच 4 मान लेता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो 4 के अराउंड होगी। यहाँ हमारे पास 5 6 7 का ही भी मान लीजिए, ऐसे रफली बना रहा हूँ। तो इनिशियली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से चेंज होना शुरू होगा, एंड देन अल्टीमेटली हम देखेंगे यहाँ पर होगा। बट यहाँ जो प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी, क्या हमारा जो पीएच का न्यूट्रल पॉइंट है वो हमारा पीएच बराबर 7 पर आ रहा है, या फिर वो कहीं और आ रहा है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दी के। तो मेरे हिसाब से ये यहीं बनेगा, और आपको मेन चीज ये दिखानी होगी कि कहीं ना कहीं 2 से शुरू नहीं हो रहा ग्राफ आपका, या 1 से शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि वीक बेस है, वीक एसिड है, एंड एट द एंड जो हमारा ग्राफ है वो 14 तक नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं 10 11 तक ही हमें रोक देना है। ये यहाँ पर मेरे हिसाब से मेन कंसेप्ट रहना चाहिए इस पर्टिकुलर ग्राफ का। बाकी आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बता के समझा दीजिएगा कि हमारी जो पीएच है वो 11 पर ही क्यों रुक रही है, या 4 से ही क्यों शुरू हो रही है, वो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे उसकी रीजन। देन दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि वीक एसिड एंड वीक बेस है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज नॉट कैरीड आउट वॉल्यूमेट्रिकली बाय यूजिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पर इंडिकेटर के थ्रू क्यों नहीं कर सकते, बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन होता है। जब हम इंडिकेटर थ्योरी की बात कर रहे थे उसमें बात करती फिनोफ्थलीन का क्यों इस्तेमाल नहीं करते हम,
या फिर मिथाइल ऑरेंज का क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो सेम रीजन आपको बताएं कि अगर हमने वीक एसिड या वीक बेस लिया, इंडिकेटर्स इटसेल्फ दीज गाइस आर इटसेल्फ वीक एसिड या वीक बेस है, खुद ही वो इंडिकेटर जो होते हैं खुद ही वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं। अब अगर वो खुद ही वीक एसिड या वीक बेस हैं, तो जब हम उनको रिएक्शन कराना चाहेंगे, वो हम चाहेंगे कि ठीक है, मान लेते हैं हमने कोई इंडिकेटर लिया जो एसिडिक इन नेचर होगा, वीक एसिड होगा, अगर मैं वो डालूंगा और बाहर से मैं बेस को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा आ गया, मान लेते हैं मेरा 5 ml मैंने डाला, तो मेरे मुताबिक 5 ml पर मेरा एंड पॉइंट आ जाना चाहिए था, तो कलर चेंज भी तभी होना चाहिए था। बट द पॉइंट जो हुआ वो ये हुआ, 5 ml की जगह मैं और डाले जा रहा हूँ और डाले जा रहा हूँ, मेरा एंड पॉइंट नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ ये तो होना चाहिए था लॉजिकली, फिर जाके पता लगा एक तो एसिड, एक तो बेस डाल रहा हूँ मैं, वो भी वीक बेस है, तो बहुत कम OH नेगेटिव दे रहा होगा, साथ में जो मैंने इंडिकेटर ले रखा है वो भी वीक है, एक ऊपर से OH प्लस कम दे रहा होगा, तो दोनों ही लोग बहुत कम कम अपना H प्लस और OH नेगेटिव रिस्पेक्टिवली दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो एंड पॉइंट हमने सोचा था जो 5 ml पर एग्जैक्टली आ जाता, एक ड्रॉप एडिशनल डालते ही वो एक ड्रॉप पे नहीं आएगा, क्योंकि एक ड्रॉप से OH नेगेटिव बहुत कम मिलेंगे, तो अगर आएगा भी कलर तो हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई खास उसमें इंटेंसिटी नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा डिम होगा या अनऑब्जर्वेबल होगा। दैट्स हाउ वी नीड टू एक्सप्लेन दिस सवाल। नेक्स्ट यहाँ पर वही आ गई इस थ्योरी ऑफ एसिड बेस एंड इंडिकेटर एंड इट्स यूज क्या होता है, तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना होता है। देन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ सीपी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है जो थर्मोडायनामिक्स में कहीं ना कहीं बात करी थी, वही मुझे यहाँ पर लग रहा है। फिर डी बाय हग से अगर थ्योरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में इन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डाइल्यूशन पर क्या होता है। तो सबसे पहले तो आई रिकमेंड कि ये ग्राफ जरूर बना के आइएगा, यहाँ पर दिस वन, यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन आती है, यहाँ पर आपकी वो आती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर एक्स्ट्रापोलेट करके निकालते हैं, फिर इक्वेशन भी वो लिख दिएगा काइंड ऑफ जो हमारी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एट इन्फिनिटी माइनस आई थिंक रूट सी इंटू ए प्लस बी वाली वो लिख दिएगा। अब यहाँ पर दैट यू हैव टू टेल कि ये कंडक्टिविटी जो इंक्रीज हो रही है वो क्यों रही है, तो मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, आप बताइएगा कि ये तो हमारे ऑलरेडी कंप्लीटली डिसोशिएबल होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, तो आयंस जितने नंबर ऑफ आयंस हैं दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज। नाउ अब ये कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है जब हमारे आयन सेम रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात करनी है जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे कैटायन और एनायन को एक दूसरे से दूर कर दे रहे थे। द मोमेंट हमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, तो ये जो हमारा एनायन था ये इस कैटायन को अट्रैक्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली, और कैटायन एनायन को कर रहा होगा, तो ये काइंड ऑफ क्लोज क्लोज रह रहे होंगे। बट द मोमेंट हमने इनके बीच की दूरी का डिस्टेंस बढ़ाया, अब यहाँ पर मान लीजिए ये कैटायन है, इसको कहीं मूव करना था, इस तरफ जाना था, मान लीजिए वी स्पीड से, बट ये जो एनायन है भाई आओ आप, हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, हम अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ड्रैग फोर्स जनरेट करेगा, जो हमने कहाँ पढ़ा था, शायद वॉल्डन्स रूल में पढ़ा था, ये ड्रैग जनरेट या अच्छा वहां बताया था ना एसिमेट्रिक इफेक्ट में बताया था ना एग्जैक्टली, यहाँ पर ये ड्रैग जनरेट करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। पर अगर हमने इनके बीच में दूरियां बढ़ा दी, तो पता है आपको कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के की 1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जितना ज्यादा मैं आर कर दूंगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो कहीं ना कहीं इसको ड्रैग कम मिलेगा, तो ये अच्छा खासा मूव कर पाएगा, एंड मूवमेंट इज ऑल अबाउट मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज ऑल अबाउट योर मोलर कंडक्टिविटी। सो दैट्स हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। बाकी इसका कटआउट वगैरह तो यू गाइस कैन इजीली गेट, मेरी किसी वीडियो में पढ़ा हुआ होगा, वहां पर बात करी थी। देन ये इंडिकेटर थ्योरी के बारे में आराम से बता दीजिएगा, ये आराम से पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम बना के आइएगा, के आई एन लिख के आइएगा, बताइएगा कि ये आपका आपने लिया था एसिडिक इंडिकेटर था, एक बेसिक वाले का भी एग्जांपल लिएगा, कलर्स के बारे में बताइएगा, एंड ऑल्सो टेल द एग्जांपल की साहब हम यहाँ पर फिनोफ्थलीन लेते हैं या क्यों किस में नहीं लेते, अच्छे से डिटेल में करिएगा। ये कितने नंबर का सवाल है, इफ आई एम एबल टू सी, काइंड ऑफ मेरे हिसाब से शायद 2-2 नंबर का होगा, फिर तो क्या ही लिखना, मतलब लिख दीजिएगा जितना आपका मन करे, बट सही सही लिख दिएगा, जो मेजर मेजर पॉइंट है उसको बता दिएगा, बेसिक जरूर बताइएगा सबसे पहले कि कलर चेंज का हिसाब किताब क्या होता है, एंड देन ये मिथाइल ऑरेंज वाली बात भी। देन ये सवाल तो एक्जैक्टली लेक्चर में डिस्कस हुआ है, आई थिंक हमने करा था आयनिक इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट में, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर इसका डिस्कशन हुआ था, क्या करा था आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, बाकी कैलकुलेशन वगैरह आप देख लीजिएगा। हमारे पास एक सॉल्यूशन था ऑलरेडी, उसमें क्लोराइड आयन था, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये NaCl है, KCl है या AgCl है, बस मुझे इतना पता है 0.1 मोलर क्लोराइड है, मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रॉपरली क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अगर वो इतनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन उसकी दे दी, दैट मींस वो हमारे पास काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेगा, 0.1 मोलर। सेम गोस फॉर Br नेगेटिव, सेम गोस फॉर I नेगेटिव। अब मैं यहाँ पर बाहर से Ag ऐड कर रहा हूँ, Ag प्लस मतलब AgNO3 की फॉर्म में, बाहर से Ag की फॉर्म में Ag वो ऐड कर रहा हूँ, दैट इज Ag प्लस, ठीक है। अब मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन हमारी आएगी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन, तो वो जब मेरी फुलफिल हो जाएगी, मैं डाल रहा हूँ मान लीजिए एक डाला, फिर 2 डाला, फिर तीसरा मॉलिक्यूल डाला, फिर चौथा डाला, तो मुझे ये पता करना है
सबसे पहले सवाल देख लेते हैं। आपको इतना समझ में आएगा कि हुआ क्या, बाहर से मैं एजी ऐड करे जा रहा हूँ, ऐड करे जा रहा हूँ, कोई एक मोमेंट आएगा वहां पर वो प्रेसिपिटेशन शो कर देगा। अब नाउ आई नीड टू टेल व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर विल बी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ ईच ऑफ द थ्री। तो क्या कितनी कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए, तो उसके लिए हमें केएसपी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि साहब आपको तीनों के केएसपी दे दिए। तो मैंने कहा मुझे क्लोराइड आयन पता है कितना प्रेजेंट है, उस क्लोराइड के लिए कितना सिल्वर चाहिए वो मैं निकाल लेता हूँ। तो वो सिंपल सा मैं लगाऊंगा, जैसे एजीसीएल का केएसपी ले लिया मैंने, एजीसीएल के केएसपी को मैं इक्वेट कर दूंगा विद द क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू एजी प्लस। तो मुझे यहाँ से एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता लग गई, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, मैंने उसको लिख लिया। सेम गोस फॉर बीआर, सेम गोस फॉर आई। अब मैं देखूंगा जहां पर भी मुझे सबसे कम एजी की जरूरत होगी, जहां पर भी मुझे सबसे कम एजी प्लस की जरूरत होगी, लॉजिकली सबसे पहले वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो मुझे वहां से पता लग जाएगा। तो सभी की कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ से केएसपी को इक्वेट करके निकालूंगा, और सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, जहां पर सबसे कम रिक्वायरमेंट होगी। तो पावर्स को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव में पावर आएगी तो आपको उसी हिसाब से चलना होगा चीजों को लेके। देन यहाँ पर डिराइव करना है मूविंग बाउंड्री मेथड वाला, तो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफरेंस नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ है, एक बार फिर से क्विकली बता देता हूँ। कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, एक लिया हमने HCl का सोल्यूशन, हमें H प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्लस से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है हमारे पास एनोड, तो ऑब्वियसली ये जो कैटायंस हैं ये नेगेटिवली एनोड की तरफ जाएंगे, एंड सही बोला है ना, कैटायन हमारे पास, हाँ नेगेटिवली एनोड की तरफ जाएंगे, और ये जो एनायन है ये कहीं ना कहीं कैथोड्स की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर इनिशियली हुआ दिस इज योर कैडमियम क्लोराइड का सोल्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास वी हैव योर HCl सोल्यूशन। नाउ द पॉइंट दैट इज गोइंग टू हैपन की जैसे ही हमने वो चालू करा होगा अपना, दैट इज ये अट्रैक्शन इसकी तरफ शुरू होगी, जैसे करंट पास करना शुरू होगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारे मूव करने लगेंगे, यहाँ पर हम अलग ही दिख रहा है, अलग ही दिख जाती है, ऑब्जर्वेबल बाउंड्री होती है, तभी इसका बाउंड्री मेथड नाम होता है। हम कुछ देखेंगे, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस चल जाएगा तो हम वो चीज नोट कर लेंगे कि ठीक है यहाँ पर इसने जो है वो L डिस्टेंस डाला। अब हमने लेट करा था कॉन्सेंट्रेशन C ग्राम पर लीटर या C ग्राम, अच्छा सॉरी C ग्राम बोल दिया, C ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर मैंने आपको मैं बताऊं तो दिस इज नथिंग बट जस्ट योर नॉर्मेलिटी लिए मैंने, ये आपकी है नॉर्मेलिटी। अगर मुझे इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करना हो फॉर HCl, मैं सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा सिंपल सा सेम ही सिनेरियो रहेगा। बट फॉर नाउ यहाँ पर मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट पे लेके ही चल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डिस्कशन ग्राम इक्विवेलेंट में ही करना होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl मैंने ले ली, यहाँ पर ml भी लिख सकता हूँ, पर लीटर भी लिख सकता हूँ, दोनों में कोई डिबेट करने की बात नहीं। अब लॉजिकली हमें ये बात पता होनी चाहिए, क्लास 12 से होती है, नहीं पता तो उसको याद कर लिए, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका एक ग्राम इक्विवेलेंट आपको 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी देता है, ये आप याद कर लीजिए। अगर नहीं पता तो शायद आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में डिटेल में बताऊंगा, कभी टाइम मिला तो, बट अभी के लिए इसको याद रख लीजिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई भी सब्सटेंस हो 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अब मैं मुझे पास कितना, हमारे पास कितना ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है, तो दिस वाज माय C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या पर ml। अब मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना है इन ओनली ग्राम इक्विवेलेंट, तो मैं सिंपल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर जितना सोल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, लेंथ मुझे पता है, दिख गई थी आंखों से कि कितना, अच्छा इतनी लेंथ मूव हुई, तो सिंपल सा मैंने A इंटू L कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं CAL बाय 1000 ग्राम इक्विवेलेंट से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा CAL फेरेडे इज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन टर्म्स ऑफ फेरेडेज, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज माय कितना H प्लस ने मूव करा डिवाइड बाय मेरे पास कितना टोटल करंट था। तो ये जो मैंने निकाला है दिस इज नथिंग बट जस्ट योर कि H प्लस ने कितना, यहाँ पर आप इसको भी भूल जाइए, CALF बाय जो 1000 निकाला है मैंने, ये निकाला है कि कितना H प्लस ने करंट ट्रांसफर करा, और टोटल जो आएगा वो हमारे पास याद है ऑब्जर्व होता है फ्रॉम द कूलोमीटर रीडिंग, जो हमारा एक्चुअल चार्ज है वहां से कैलकुलेट होता है, तो Q वहां से आ जाता है। सो दिस इज योर Q, दिस Q इज योर टोटल चार्ज, दिस F इज योर फेरेडेज कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला आपको दो तरीके से नजर आएगा, या तो CAL बाय 1000 तब लेना है जब आपने जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हो ml में हो या सेंटीमीटर क्यूब का कुछ करना हो ना, तब आप ml में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 1000 कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और जनरली सवाल हमें इसी पर दिखे कि हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो हमें सेंटीमीटर में देते थे। देन फर्दर यहाँ पर Q बाय F को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू हमने देखी न्यूमेरिकल्स में हमसे निकलवाई है बाय यूजिंग फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर लगवा के, और जनरली सिल्वर पर सवाल आया हुआ है तो उसको भी आई होप आपने उस न्यूमेरिकल को जरूर देखा होगा। देन यहाँ पर यू गाइस कैन सी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, इस रिक्वायरमेंट को भी लिख के आइएगा कि एनायन जो है वो कॉमन होना चाहिए, जो दो इलेक्ट्रोलाइट नहीं, दैट इज कैडमियम क्लोराइड, एंड HCl में कौन कॉमन है, एनायन कॉमन है। फिर कैटायन जो है वो
बी पॉजिटिव कौन सा, वो वाला केटायन जिसकी हमें ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट नहीं करनी, दैट इज कैडमियम की बात कर रहे हैं, वो जो है वो स्लो मूव करना चाहिए एज कम्पेयर टू हमारा ए पॉजिटिव। देन इलेक्ट्रोलाइट बी जो है वो शुड बी मोर डेंस, वो ज्यादा डेंस होना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ बातें जनरल जो हमें पता होनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर बाउंड्री मेथड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करा है, पर 1000 वाला जो है डिवाइड वाला मैं देख पा रहा हूँ वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब यहाँ पर आते हैं इस पर्टिकुलर सवाल पर जिसकी वैरायटी काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी क्लासेस में, तो उसी को जल्दी से इसको करते हैं, निपटाते हैं यार, ज्यादा टाइम नहीं लेना किसी भी बच्चे को इस पर्टिकुलर सवाल में। देखते ही t बराबर 0, देखते ही 1, देखते ही 0, देखते ही 0, 1 माइनस आप लिख लीजिए अल्फा, यहाँ पर बस अल्फा बाय 2 और यहाँ 3 अल्फा बाय 2 ले लीजिएगा। आई डोंट थिंक किसी भी बच्चे को इसमें डाउट होगा यहाँ पर क्यों करा मैंने, क्योंकि एक मोल से इसका आधा मोल बन रहा था, तो इसके अल्फा मोल से इसके अल्फा बाय 2 बनने होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पर बैठ के निकाल लीजिए आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस इन दोनों का सम, तो ये हो रहा है मेरे पास 2 अल्फा और ये हो रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है 1 प्लस अल्फा। आई डोंट थिंक किसी को इस चीज में प्रॉब्लम होगी। एलसीएम वेलसीएम लेके आप पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर बाकी उससे ऐड कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने मेन काम पर, मैं डायरेक्टली यहाँ से केपी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं लगाना चाह रहा, दैट इज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या है सर, प्रोडक्ट है आपका अल्फा बाय 2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इसके 1 प्लस अल्फा, उसकी पावर इंटू सर, हाँ वो भी करिए पार्शियल प्रेशर इंटू टोटल प्रेशर सॉरी इंटू 1 बाय 2। देन फर्दर यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 अल्फा बाय 2, यहाँ पर आएगा आपका 1 प्लस अल्फा इंटू पी आ जाएगा अगेन। देन यहाँ पर भी आई गेट इट एज 3 बाय 2 आ जाएगी पावर। क्या यहाँ तक सही लिखा है, हाँ सर डिवाइड में सही है, हाँ डिवाइड बाय इसके कितने 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय उसके कितने 1 प्लस अल्फा इंटू पी। आई डोंट थिंक यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा। अब कहानी को जरा आगे बढ़ाएं तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा p की पावर 1 बाय 2 और ये हो जाएगा p की पावर 3 बाय 2, ठीक है। और तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा p स्क्वायर से p कट गया। आई होप सबको क्लियर होगा। तो ऊपर एक p बचा, किसी को कोई डाउट, नो सर। इस पर आओ डिनोमिनेटर पे 1 प्लस अल्फा की पावर 1 बाय 2, 1 प्लस अल्फा की पावर 3 बाय 2, ठीक है जी, हाँ सर। अब यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी याद है ना, कोई ऐसा ना हो ये बोल देना कि यार सर ये क्या करना है बेटा, ax इंटू ए वाई बराबर ax प्लस वाई का कर रहा हूँ मैं। आई होप अब समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ एक्सपोनेंट की बचपन की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो क्लास 8वीं 7वीं में पढ़ाई जाती है। तो ये लगाया मैंने, ये 1 प्लस अल्फा जैसे मैं करूंगा तो ये 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस अल्फा था तो एक उड़ा दीजिए और यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा एक 1 प्लस अल्फा। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को डाउट होगा। अब इसको जरा ओपन करिए, सो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा रूट अल्फा और नीचे √2 रहेगा एज इट इज। सिमिलरली ये बन जाएगा आपका 3 अल्फा है तो अल्फा पे ही अभी देखिए अल्फा पर ही फोकस रखिए, अल्फा बन जाएगा अल्फा की पावर 3 बाय 2 अल्फा की पावर हाफ, मतलब बन गया अल्फा का स्क्वायर। ऊपर आ गया मेरे पास अल्फा द स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये 1 माइनस अल्फा बचा, इसको ऐसे लिख देते हैं नीचे, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर मैंने अल्फा का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा अभी मेरे पास क्या क्या बचा है, दैट इज इसके डिनोमिनेटर में था एक √2, डिनोमिनेटर को मैं देखिए सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर √2, इस साहब का डिनोमिनेटर आ है 2 की पावर 3 बाय 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ना, यहाँ पर मैंने कैसे इसकी पावर दे रहा हूँ, ये किसी में कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नो सर इसमें क्यों होगा। तो 2 की पावर 3 बाय 2, 2 की पावर 1 बाय 2, मतलब ये बन गया आपका डिनोमिनेटर ही 2 की पावर 2 बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। क्या नीचे एक 4 लिख दूं, किसी को कोई डाउट, नीचे ही आएगा ना, हाँ नीचे ही आएगा, ठीक है यहाँ पर लिख दिया। आई डोंट थिंक अभी तक किसी को डाउट। अब यहाँ पर क्या बचा, दिस इज अल्फा स्क्वायर कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर 3 ही बच रहा है मेरे पास, तो मैं देख सकता हूँ 3 का क्यूब और रूट है, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 बाय 2 है, तो आप 3 का क्यूब बताइए क्या होता है 27, 27 फिर आप ले लीजिए अंडर रूट, तो यहाँ पर अंडर रूट में क्योंकि 1 बाय 2 बचेगा, ये है ना यार 27 की पावर हाफ हो जाएगा और वो आ जाएगा यहाँ पे रूट, तो इसको आप लिख सकते हैं 3√3। तो यहाँ पर ये मेरे सामने आ रहा है 3√3। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को डाउट होगा। a प्लस बी ए माइनस बी लगाइए, खत्म करिए इस पर्टिकुलर सवाल को, काफी इसने कैलकुलेशन करवाइए। यहाँ पर आपके सामने फाइनल केपी का एक्सप्रेशन आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो कि आंसर से मैच नहीं हो रहा। तो इन्होंने करा क्या है देख सकते हैं यार, एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या ये कुछ गलती करी है, बट मेरे हिसाब से आप देख लीजिए यार, ये इन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, ये इन्होंने यहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल कर दिया। और यहाँ पर ये पी नॉट बाय पी जो लाए हैं ये कहाँ से लाए हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो पी नॉट को तो बोल देंगे हम काइंड ऑफ के वो होगा 180 होगा, बट यहाँ पर इन्होंने ये रेसिप्रोकल कर दिया। तो साहब ये बोनस नंबर है, मजा आ गए होंगे 2022-23 वालों के, तो हमारे सीनियर्स के तो एनईपी में यार बोनस ही बोनस मिल रहे थे। तो ये आई थिंक बोनस होगा यार, मतलब जिंदा बोनस दिख रहा है। तो मुझे पूरा रेसिप्रोकल ही कर दिया आपने, कैसे करेगा कोई प्रूफ और कोई तरीका। मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि मान लूं कि के पी नॉट इज इक्वल टू 1/KP, ऐसा थोड़ी कर सकता कोई, मतलब ऐसे लॉजिक नहीं मेरे हिसाब से। तो ये सवाल कहीं ना कहीं काइंड ऑफ गलत ही मुझे नजर आ रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर पेश करिएगा कमेंट में जितनी जल्दी हो सके। नाउ यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट सवाल मुझे ऐसा लग रहा है, ये शायद आपके पेपर में मुझे आता हुआ लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पिछले साल नहीं था।
हो सकता है इस बार आपके पेपर में आए, शायद नहीं था ना, पता नहीं, बाकी देखना पड़ेगा, कभी निकल जाए, मुझे ऐसा लग रहा नहीं है, तो मुझे लग रहा है आपके पेपर में आने के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है साहब, आपने पानी के लिए पढ़ा H प्लस और OH नेगेटिव की कंडक्टिविटी, सर बिल्कुल पढ़िए, कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ी, आप नहीं पढ़ाइए। ग्रोटस मैकेनिज्म पढ़ा था, जंपिंग मैकेनिज्म पढ़ा था, सेम यही है, कुछ नहीं करना। जो H2O बनाया हुआ था ना, मैंने वहां पर भी बताया था कि आप बस उसको NH3 बना दीजिए। आपको क्या बताना था, ये बताना था कि सर अभी तो NH3 है, मान लीजिए NH2 नेगेटिव यहाँ पर एंटर करा, NH2 नेगेटिव ने यहाँ पर एंटर करा इस पर्टिकुलर, या फिर मैं चलो NH2 नेगेटिव से ही समझा देते हैं, दिस इज योर NH2 नेगेटिव, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली बहुत सारे अमोनिया, एक लास्ट अमोनिया मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दैट इज, चलो ये बना दिया अमोनिया, इसको एक और H मान लीजिएगा, ये आ गया 3H, और एक अमोनिया मान लेते हैं यहाँ पर, मैं कहीं बीच में बना देता हूँ, दिस इज योर अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के सोल्यूशन में इसको डाला है, भाई इसकी कंडक्टिविटी हाई क्यों, ये बतानी, तो सर हम ये बताएंगे कि यार ये इससे इंटरेक्ट करने लगेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज दिखेगा, यार मुझे स्टेबल कर दो, ये चलो कर देता हूँ, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अब ये करीब हो गया। अब ये दूसरे वाले जगह भाई तुम मुझे स्टेबल करो, यहाँ पर आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया, बाकी आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, 3D होता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ वाला हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, लॉजिकल सी चीज है, और यहाँ पे दिखाने के लिए बता दे कि स्ट्रेट लाइन में, बाकी कहीं से भी बना लेगा भाई, जहां मौका मिला वहीं से झपट लेगा H प्लस, ऐसा नहीं कि वो सोच रहा होगा बैठ के कि मैं इससे लूं, नहीं इससे मेरा हिसाब किताब नहीं बैठ रहा, किसी और से लूं, नहीं, H प्लस दिखा झपट लो, कोई भी अमोनिया हो। तो आपकी बात ये थी कि सर अभी ये H प्लस हम देख रहे थे यार, ये NH2 नेगेटिव एंटर कर रहा था यहाँ, अब हम पलक झपकते देखेंगे कि सर ये तो यहाँ पर आ गया, ये क्या बात है, ये जादू चल रहा है, क्या चल रहा है। तो वही हमने बताया था कि यार क्या हो रहा है, H प्लस का जो है बहुत ज्यादा जंपिंग मैकेनिज्म हो रहा है, क्रॉटस मैकेनिज्म, तो तेजी से यहाँ पर इसका H प्लस यहाँ चला जाता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। एक दो स्ट्रक्चर बना दिएगा, काम हो जाएगा, दो चार लाइनें लिख दीजिएगा, 5 6 7, आराम से काम हो जाएगा। मैं होऊंगा तो पूरे नंबर दूंगा, मैं तो खाली डायग्राम पे नंबर देता, बस खैर मैं मतलब पढ़ा नहीं, सपने बड़े बड़े तो देखते ही रहता हूँ। तो फिलहाल सपनों से बाहर निकल के आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जो एग्जैक्ट डिस्कशन हो चुका है जिसका, कि ट्रांसपोर्ट नंबर क्लोराइड आयन का एक्वस सॉल्यूशन में काफी ज्यादा कम होता है देन दिस। किसी एक वर्ड यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड, क्यों सर क्या हुआ, ऐसा क्या क्या परेशानी हुई जो आप एक वर्ड नहीं बताएंगे। सो द पॉइंट इज दिस सिंपल, भाई HCl में किसका राज चलेगा, H पॉजिटिव का या Cl नेगेटिव का, सर H पॉजिटिव का चलेगा। अभी अभी इसी सवाल के थ्रू आपने बताया कि H प्लस की जो कंडक्टिविटी है वो सुपर हाई है, तो अमाउंट कैरीड या अमाउंट ऑफ करंट जो कैरी करेगा H प्लस, क्या वो सबसे ये ज्यादा या बहुत ज्यादा होगा, हाँ तो बहुत ज्यादा होगा। तो क्या Cl नेगेटिव को मौका मिल पाएगा बहुत ज्यादा रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या पास ऑन करने का, नहीं मिलेगा। तो खत्म। आपको पता है ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला बताया था कि H प्लस अपॉन H प्लस प्लस H प्लस को ऐड कर दीजिए Cl नेगेटिव से, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। तो हमें बताया TH प्लस इज भाई सुपर हाई, और इन दोनों का सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन प्लस कैटायन विल बी इक्वल टू योर 1। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस बात को समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से लिख जाएंगे। वेयर एज यहाँ पर कोई ऐसा ये कोई डोमिनेट इंसान नहीं है पॉजिटिव, बल्कि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काइंड ऑफ साइज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हमारा रहा था, ये साइज करा था एनायन कैटायन से कुछ मतलब कर रहा था मैं, एकदम से अचानक लॉजिक भूल गया इसका क्या था, पर डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। देन यहाँ पर आप बताएंगे, यहाँ पर ये वो पूछा जा रहा है आपसे, डी बाई फैल्कन हैगन, और दूसरा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग वीन्स इफेक्ट। इसी दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि आप एक तो हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होगा, ये क्यों हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो वही आपको बताना है, उन दोनों के बीच का हमने अगर कहीं ना कहीं एनायन और कैटायन के बीच के फोर्स को ओवरकम कर दिया, या आप यहाँ पे बेटर टू से यू शुड गो फॉर सिमेट्रिक इफेक्ट के या एसिमेट्रिक इफेक्ट, इन सभी के हिसाब किताब से जाइएगा, और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की सॉल्वेंट से भी इंटरेक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा कोई खास, तो उस तरीके से आप एक्सप्लेन करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या गिवन है, मुझे KCl गिवन है, देखते ही पता लग जाएगा आपको किस चीज का सवाल है। जब भी 4 5 लोगों की ऐसे कंडक्टिविटी हुई हो, आपको पक्का पता लग जाना चाहिए कि सर यहाँ पे बनवाएंगे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही। तो यहाँ पर क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, ठीक है, और निकालनी क्या है, यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी दे रखी है इस पर्टिकुलर सैचुरेटेड सोल्यूशन की, आपको सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, यानी S और KSP निकालना है। तो इतना आप सभी को ये चीज पता होगी कि कहीं ना कहीं आपको लैम्डा M यूज करना है, दैट इज फॉर AgCl, वो आपको लैम्डा नॉट इनफाइनाइटी आप यूज करेंगे, क्योंकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन की है। तो दैट विल बी इक्वल टू K इंटू 1000 बाय M। मैं यहाँ पर K बाय M ही लिख रहा हूँ, समझाऊंगा भी क्यों, बात करते हैं। तो K इंटू 1000 बाय M कब था, सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो वो जब था सर जब हमारे पास आंसर जो हमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए होता है, और ये साहब भी हमारे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, याद रखिएगा इस बात को, तभी वो 1000 लगाऊंगा, अदरवाइज मैं 1000 नहीं लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा वो यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, फिर और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर आपका जो है वो मीटर वगैरह में दे दिया ना, तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूँ। सबसे पहले समझ में आया 1000 कब लगाऊंगा, जब बेटा मैं ये मेरा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स पर मोल में होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ ये साहब मेरे साइमन
मीटर इनवर्स में, तो मुझे ध्यान से करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूले से जाऊंगा, सेंटीमीटर में होगा तो 1000 लगाऊंगा, वरना नहीं। अब आइए गेम देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है इसकी कंडक्ट, इन तीनों लोगों की मदद से आपको इस सांप को निकालना है। तो दैट मीन्स आपको इससे इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो AgNO3 कहाँ है, जरा मैं जल्दी से देखूं। यहाँ पे 10⁻⁴ को मैं फॉर द टाइम अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं पहले ऐड कर दूं। AgNO3 ये रहा 133.3 आ रहा है मेरे पास, ठीक है जी। एक आ गया 133.3। फिर मुझे KCl इसमें फर्दर ऐड करना है, तो KCl मेरे पास आ रहा है 110.9, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 हासिल लगा, एक 13 का 3 हासिल लगा, एक 8, यहाँ आ गया 283.3, ठीक है। देन अब यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास, KNO3 का है, KNO3 ये मुझे बीच में नजर आ रहा है, दैट इज 145। तो मुझे 145 लॉजिकली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे करा, प्लीज यहाँ पर कोई डाउट ना पूछे इस बारे में। तो ये मेरे पास आ रही है। आई डोंट थिंक मेरी कोई कैलकुलेशन में अगर गलती हुई तो आप वैसे भी माफ कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन में अगर गलती हुई तो माफ कर देगा, वरना आपको कंसेप्ट पता है क्या करा है। तो यहाँ मैंने क्या निकाला है, यहाँ पर सर आपने लैम्डा इनफाइनाइट निकाल लिया AgCl का। तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली। अब जरा गेम पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, दैट इज मैं 138.3 इंटू 10⁻⁴ लगा दूं, क्या किसी को कोई डाउट नहीं। और ये यूनिट किसमें सर, ये है आपकी ओम, ओम ही है, ठीक है। मीटर स्क्वायर में है, ध्यान से सही लिखा है, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू के भी मुझे मीटर में मीटर इन्वर्स में दे रखा है, तो मैं ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल से ही चीजों को रखूंगा और इसको मैं रख दूंगा ओम इनवर्स एंड देन मीटर इनवर्स, ठीक है सर। देन आती है मेरे पास अब मोलैरिटी। तो मैंने क्या सब कुछ सही करा, एक बार मैं चेक कर लूं। यहाँ पर इन्होंने कंडक्टिविटी दे रखी थी, के की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ इन्होंने वो दे रखा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी कुछ सही चल रहा है, बाकी यूनिट वगैरह में कोई गलती तो नहीं है, जैसी इन्होंने दी थी मैंने वैसे ही लिख रखी है। यहाँ पे मैं मोल इनवर्स बस एक चीज लिख दूँ, तो मोल इनवर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो अब मुझे यूनिट पर गेम खेलना पड़ेगा। तो अब जो मेरा मोलर एम आंसर आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज नोट करिए, यहाँ पर आपकी ये मोलैरिटी है, ओम से ओम कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, ये इधर आएगा क्या, यूनिट में कुछ गलती इन्होंने करी है या मैंने करी है। देखना यार, मैं वैल्यू सही डाल रहा हूँ ना। ये लैम्डा एम इनफाइनाइट है, इसकी इन्होंने साइमन, मेरे हिसाब से लैम्डा ये इन्वर्स नहीं होता था। ये जो मेरी कंडक्टिविटी है ये साइमन, यार ये इन्वर्स में होना चाहिए ना, इन्होंने गलत दे रखी है यूनिट भी। देखो कितनी गलतियां करी है, मुझे लग रहा है मैं सही बोल रहा हूँ ना, माइनस इन्वर्स में ही होती है ना, मेरे हिसाब से तो यही होती है यार। तो कितनी गलतियां कर रखी है, 500-600 करोड़ गलतियां मिल गई मुझे इसी पेपर में, मतलब इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए लॉजिकल। चलो खैर कर दिया, माफ कर देते हैं, क्या हम क्या होता। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये माइनस इन्वर्स को, तो यहाँ से मेरी देखिए ये यूनिट कट गई बेटा। अब मैं यहाँ पे एस निकालने जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मेरा एस का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज यहाँ पर, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा 188.7 डिवाइड बाय 138.3, यहाँ पर है 10⁻⁴, मैं उसको ऊपर भेज देता हूँ ताकि ये प्लस की हो जाए। अब यूनिट क्या बची, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आया मोल जो है हमारे पास इनवर्स में था, इधर जाके मोल ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास है मीटर क्यूब। क्या अभी तक किसी को कोई डाउट है, नो सर। तो यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर। अब मुझे सोल्यूबिलिटी आपको भी बताया था और आपको पता भी है कि हमारी जो सोल्यूबिलिटी है वो हम मोल पर लीटर में निकालते हैं, एंड 1 मीटर बराबर क्या बताया था मैंने, 1 DM क्यूब बताया था या नहीं बताया था सर, बताया था। और 1 DM क्यूब क्यों बताया था, क्योंकि वो 1 लीटर के इक्वल होता है। तो मेरा अब क्या है यहाँ पर, अब सॉरी 1 मीटर इज इक्वल्स टू, क्या बोलूँ यार, सॉरी सॉरी गलती हो गई, बिल्कुल बहुत बड़ी गलती हो गई, देख भी नहीं रहा मैं। 1 मीटर, सॉरी सॉरी, 1 मीटर बराबर 10 DM बताया था, हाँ सर ये बताया था आपने, क्या बता रहे थे आप, तो खुद ही पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, सॉरी दिमाग थोड़ा सा भटक गया था। तो 1 मीटर बराबर 10 DM, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 DM क्यूब। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब की जगह क्या मैं 1000 DM क्यूब लिख दूं, तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और ये DM क्यूब क्या है, लीटर है। ये साहब कौन बन गए मेरे पास, आपका वही बन गए मोलैरिटी, दैट इज माय मोलर या मोल्स पर लीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जीरो से आप 3 जीरो उड़ाइए, तो यहाँ पर आपके सामने बचा 188.7 डिवाइड बाई 138.3, ये आपकी आ जाएगी सोल्यूबिलिटी। आई डोंट थिंक यहाँ पर मुझसे अभी तक कोई गलती हुई, बाकी एक आध सवाल में मैं कर दूंगा, पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। कंडक्टर से काफी बच्चों ने मुझे बताया था कि ये गलती हुई, तो मैंने पिन कर रखे हैं उनके कमेंट, तो उसको आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से करना है। तो यूनिट का गेम ध्यान रखना है यहाँ पर, जब हमें मीटर में आ जाए, मीटर या सेंटीमीटर के अलावा आई डोंट थिंक वो डीएम वगैरह में देंगे। अगर डीएम में देंगे तो आप समझ जाएंगे क्या करना है, आपको गेम समझ में आ जाएगा। फिर आपको अगर वो डीएम में दे दें, अगर आपको वो डीएम में दे देंगे तो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वो डीएम क्यूब डीएम स्क्वायर ऐसे दे देंगे ना, तो आपको K/M लगाना है, चुपचाप आंसर कर देना है, क्योंकि 1 DM क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है। अगर वो सेंटीमीटर में देते हैं तो K/1000/m। कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटा फिर इसी बेसिक फॉर्मूले से जाइएगा, हमेशा हमेशा आपको यूनिट कन्वर्जन का बस ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात को मेरी सुन लीजिएगा। या अगर नहीं रखना तो आप फिर आंसर को भी आपको रिपोर्टेड करना होगा ध्यान से, कौन सी यूनिट आप ले रहे हैं। तो इन चीजों पर फोकस रखते हुए बढ़ते हैं अपने बेहतरीन नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों होती है बेटर वॉल्यूमेट्रिक से। सब सबसे पहले तो हमने उसी दौरान बात करी थी दो एडवांटेजेस में कि यार इंडिकेटर का यूज नहीं होता, तो इंडिकेटर का खर्चा कम होगा। भाई खर्चा कम हो रहा है ना, एक चीज कम हो रही है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये बात करी थी हमने। देन इंडिकेटर का यार हमने वो भी बात करी थी ना कि ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए भी बढ़िया काम करता है।
वेरएज अगर वहां पर गेम हो जाए तो वहां वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में भी थोड़ा हमें इंडिकेटर्स को ध्यान से लेना पड़ता है, क्योंकि वो साहब खुद वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, तो वहां परेशानी आती है। तो इन्हीं परेशानियों को आपको दर्शाना है वहां पर। आपको क्या करना है, एक तो आप ये लिख दिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में ये परेशानी होती है कि यार एक तो इंडिकेटर हमारा वो होता है, फिर आप बताइएगा एक ड्रॉप डालने के बाद हमें पता लगता है कि चलो अब एंड पॉइंट आ गया, वेरएज यहाँ पर हमें ग्राफ से ही पता लग जाएगा सीधे। समझ में आ रही है बात आई होप। तो वहां पर कुछ पॉइंट होगा, डिफरेंस आने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो आई सिंपली यहाँ पर मैं कर सकता हूँ आराम से। फिर यहाँ पर अगर बात करें स्केच एंड एक्सप्लेन, तो यार ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा इसको, जिसने लेक्चर देखे यार, ये तो कोई ऐसा नहीं है जो सोचे। तो यहाँ पर आप, इन्होंने बोला है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, ठीक है। तो क्या डालना है यार, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो जो बाद में होता है वो ऐड कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे होंगे, बाकी आपको पता है वीक वाला भी। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो हम जो है बाहर से बेस ऐड कर रहे हैं। इनिशियली मेरे पास क्या होगा, कुछ वीक एसिड होगा, उसकी कुछ पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक। क्या हुआ था सोच के बताइए। सर हुआ ये था कि एक तो वैसे ही गरीब बहुत कम एच प्लस लूज कर रहा होगा, तो ये वैसे भी कम एच प्लस लूज करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम ओ एच नेगेटिव डालेंगे, तो ये जो कुछ कम एच प्लस को लूज कर रहा होगा, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं इसकी कंडक्टिविटी ये आपकी डिक्रीज फॉर्म में आएगी। अगर डिक्रीज होती है तो हमने बताया था कि इनिशियली हल्का सा नीचे आता है, बाकी जरूरी नहीं है, जनरली दिखाते नहीं, पर ये नीचे आता है। फिर एट द एंड हमें पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास CH3CO नेगेटिव साफ बन रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कंडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने ऑर्डर पढ़ रखा है। सबसे पीछे आएंगे वीक एसिड वीक बेस, उनसे आगे आएगी सॉल्ट, उनसे आगे आएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया, अब हम बेस डाल लें तो खत्म, आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। आई डोंट थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट होगा, समझा देंगे सभी लोग रीजन, डिटेल में बता देंगे। अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर आप दूसरा भी ग्राफ देख सकते हैं, दैट इज यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वो डाल लेते हैं अपना वीक एसिड ऐड कर लेते हैं, और हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी इनिशियली। तो हमें पता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनिशियली वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिक्रीज की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करता रहेगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस खत्म। अब मैं फर्दर वीक एसिड डाले जा रहा हूँ, वीक एसिड डाले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो सर आपका जो वीक एसिड बढ़ता रहेगा। अगर आपका वीक एसिड बढ़ रहा है तो क्या होगा सर, आपका कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहेगी आपकी कंडक्टिविटी। आई होप ये लॉजिक यहाँ पर समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ग्राफ बना के बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यार इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोमेटालिक कंडक्टेंस में एक बार आप देख लीजिएगा डिफरेंस, मैं आपको मुंह जबानी बता दूं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल होता है करंट ट्रांसफर करने के, इसमें होते हैं आपके आयंस, इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ये मत पूछना किसमें क्या होता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल। आयंस हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस पे आएगी बात, कि मेटालिक कंडक्टेंस जो है ना वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारी जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी मेटल में वो इंक्रीज हो जाती है, तो कंडक्टेंस डिक्रीज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट होने लगता है। वेराज यहाँ पर आपका इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि आयन है, आयन की मूवमेंट बढ़ा दी तो मजा आ गया। ये आप एक दो बातें बता सकते हैं। देन फर्दर और क्या बताई जा सकती है यहाँ पर, और भी थी, मतलब ध्यान से निकल रही है फिलहाल। बाकी इसका प्रॉपर देख लीजिएगा यार, केएल कपूर में पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर इसको आप नेट पे डाल लीजिएगा, गिव डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक, बहुत प्यारा सा मिल जाएगा। क्लास उसकी 12th की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा जितना मुझे याद है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, बाकी इसमें क्या ही टाइम करेंगे, बहुत थ्योरेटिकल चीज है। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इसकी रिलेशन बताना है। सर जानना क्या चाह रहे हैं आप ये, मोलर कंडक्टिविटी तो बताया तो था, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर इनटू एन फैक्टर, सही लिखा है। तो बस ये जानना चाह रहे हैं, अच्छा जी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ ये आपका एन फैक्टर बताना बेटा कितना है। सर हमारा एन फैक्टर किसी भी सॉल्ट का होता है नेट चार्ज ऑन द एसिड, सॉरी कैटायन या एनायन। कैटायन है ये, एनायन है ये। सर यहाँ पर 1 प्लस, सर यहाँ पर 4 नेगेटिव, ये कैसे हो सकता है बेटा, ध्यान से, 4 है यहाँ पर, तो 4 प्लस हो जाएगा नेट चार्ज, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, एन फैक्टर 4 खत्म। अब यही पूछ रहे और क्या पूछ सकते हैं, मेरी तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि कुछ और भी पूछ रहे होंगे। सो आई डोंट थिंक और कुछ यहाँ पर ही पूछ रहे होंगे, यही होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, काफी टाइम ले लिया हमने इस सवाल में। अब यार इस पर जल्दी जल्दी आओ, देखो ये कुछ बताने की जरूरत है कि यहाँ पर हम किस तरीके से कंडक्टेंस मेजरमेंट से ये निकालते हैं, ये निकालते हैं। जल्दी से आगे इधर देखिए, एप्लीकेशन में बताया था, ये तो चलो आपका वो आ गया अल्फा। यहाँ पर आइए, इस पर्टिकुलर को देखिए किस तरीके से आयनिक प्रोडक्ट निकाला था, लैम्डा पानी। ये बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ये चीजें पता है या नहीं पता है, इसके बारे में बताया कि आपका कंडक्टिविटी आप सब्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें बस ये जानना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट वगैरह भी आई डोंट थिंक, अच्छा यहाँ पर हाँ इसकी लैम्डा नॉट आप निकालते हैं, बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपको पता है ये चीजें, तो आपको पता है ना, हाँ बिल्कुल पता है, लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन की निकालनी आती है, के सॉल्ट। एक एग्जांपल लेके समझा दीजिएगा, चाहे तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्ट का बेरियम सल्फेट वगैरह ले लीजिएगा, समझा दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। जल्दी जल्दी आइए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है हिटोर मेथड का, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर एक आध बच्चे ने भी मुझसे बोला कि ये सिलेबस में, बट मुझे लग रहा है कि यार टीचर ने हमारी बताया था
डिलीटेड है, सिलेबस में भी इसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो ये साहब हमारे यार डिलीटेड ही है और इसी का बोनस नंबर मिला होगा। तो तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सवाल ऐसे हैं जो डिलीटेड सिलेबस से या जो सिलेबस में नहीं है, जिन्होंने भी पेपर बनाया होगा उन्होंने देखा होगा कि यार ये हो तो था, हुआ करता था, एनईवी का पहला पेपर था सही। अब उनको पता होगा कि आया होगा पीवाईक्यू में, किसी पीवाईक्यू से तो पेपर बनाते हैं हमारे टीचर्स भी हैं, तो उन्होंने उठा लिया होगा कि यार चलो कंडक्टेंस का ही तो लग रहा हो, तो दे दिया। फिर उन्हें बाद में पता लगा कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था, ये तो पंगा हो गया, फिर बोनस मार्किंग मिली। तो इसी वजह से इसको आगे बढ़ते हैं अपने। ये वाला आता है आपको, जैसे ये तो हमने कर रखा है यहाँ पर किस तरीके से हम पहले 1 वोल्ट 1 सेंटीमीटर लेते हैं। बहुत बेकार डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ बताया होगा, वही चीज के जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो करनी नहीं, और वही आपको दोबारा करनी पड़नी है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ आई बराबर आपको के करा, फिर आपने आई बराबर लैम्डा नॉट इंटू सी कर दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपका सिंपल सही, तो आपको पता है रिलेशन दैट इज के बाय सी बराबर आपका कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी। फिर आपने उसको आई को क्योंकि के बराबर कर दिया, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये सब कुछ 1 1 लेके आपने कर दिया बस। फिर यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया कि अब चलो हम कैटायन और एनायन की फॉर्म में लिख दें। फिर हमने यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल की फॉर्म में ले आए, एंड एट द एंड हमने यहाँ पर देखा कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट कैटायन लिबरेट होगा कैथोड पर, कितना इक्विवेलेंट एनोड पर होगा, और अल्टीमेटली उसको पुट कर दिया था। अगर ये डेरिवेशन है कुछ कुछ लिखते जाइएगा और एट द एंड बस यहाँ पर लाके एंड कर दिएगा। मैं यही रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल मेरा दिल नहीं कर रहा इसको बताने का, मतलब बहुत बेकार चीज है। अब आते हैं यहाँ पर जैसे फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। यहाँ पर मैंने आसान भाषा में समझाया था कि आपका जो डब्ल्यू होता है, वेट किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है किसी पर्टिकुलर मेटल का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ये बताई थी सबसे पहली चीज। फिर हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। देन यहाँ पर बात करती है कि अगर हमारे पास दो आ जाए, अब यहाँ पर आप देख लीजिए केएल कपूर साहब की किताब से मैं वो ले आया आपके कट आउट, तो यहाँ से आप लिख लीजिए। तो यहाँ क्या है, मास ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व एट एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे वाह सेम है, टू द अमाउंट ऑफ करंट पास, ठीक है। फिर यहाँ पे मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय गिवन अमाउंट ऑफ करंट, मतलब सेम करंट है, आर प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस का जो भी हमारा मास हमारे पास डिपॉजिट होगा, दैट इज सिंपली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास। तो वो हमें पता है मोस इंटू एन फैक्टर बराबर आई टी बाय एफ होता है। फिर हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास की वगैरह की सबकी बात करी रखी है एट द एंड। इसको थोड़ा इन्होंने सलीकेवार तरीके से लिखा है, पर जो इसको एक्चुअल में मैथमेटिकल टर्म्स है वो हमने कर रखी है, तो यही यहाँ पर बताना होगा। बाकी हम बढ़ते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट सवाल की तरफ अपने। तो ये साहब वही आ गए अपने यार कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स की। यार आप, मुझे लग रहा है शायद ये भी आ सकता है इस बार, कि यार आप जो है वो कुछ भी सॉल्व बना लीजिए, कैसा भी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए, देर में बना लीजिए, सो के उठ के बना लीजिए, आपको इंटरफेशियल एंगल सेम ही मिलेंगे, कैसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए सॉलिड। ये लॉ था। अब आप एक आध डायग्राम बना लीजिएगा, जो मैंने बनाया था कि जैसे ही आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एक बना लीजिए आप परफेक्ट कंडीशन में, एक आप इम्परफेक्टली क्रिस्टलाइन, जो भी आपका इंटरफेशियल एंगल होता है वो आपका सेम रहता है। बस इस तरीके से ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। सर दिखने में नहीं लग रहा, पर भावनाएं समझो, ठीक है, करा रखा है, मैं इस पर टाइम नहीं देना चाह रहा, बहुत बेकार सा लग रहा है। इस पर आते हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे इस बार जरा कैलकुलेशन भी कर दूं, कुछ हमारे बच्चे कैलकुलेशन भी पूछ रहे थे टेलीग्राम पर मैसेज करके, तो उनके लिए जरा कैलकुलेशन भी कर देते हैं यहाँ पर। तो बाकी क्या दे रखी है यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले करना क्या है, डेंसिटी दे रखी है मुझे, एफसीसी दे रखा है, एज लेंथ पूछिए यार, कितना प्यारा आसान सवाल है। तो आइए ध्यान से देखिए, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम से जाता हूँ। वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ ए क्यूब से, और फिर इसको मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ जितने मुझे एटम्स होंगे दैट इज जेड। फिर यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन ए आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला बन के यहाँ से डिराइव भी कर लिया याद क्या। एफसीसी में कितने होते हैं, तो मैं बात करूँ 4 होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट मुझे दे रखा है इसका 60, जो भी इंसान है, ठीक है। डिवाइड मुझे यहाँ पर करना है, अच्छा यहाँ पर एटॉमिक मास दे रखा है, तो हाँ ठीक है वो तो हो जाएगा। देन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ग्राम में होगा, हाँ ग्राम में होगा। एटॉमिक मास अगर वो है तो मोलर मास आपका 90 ग्राम हो जाएगा ना। डिवाइड यहाँ पर मैं करूँ तो एवोगैड्रोस नंबर इज हेयर, सो एवोगैड्रोस नंबर अगर यहाँ पर है तो 6.02, तो इंटू 10⁻23 यही होता है। हाँ ए क्यूब है जो निकालना है ना, ये निकालना है ना। और डेंसिटी दे रखी है 6.23। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा 6.23 इंटू, मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, बड़ा लंबा लिखना पड़ रहा है। और इसको मैं अब कर देता हूँ, सॉरी गलती कर दी कुछ मैंने, हाँ गलती कर दी, बता नहीं रहा है, बताते तो नहीं, यही तो आप लोगों की बात है, बता ही नहीं रहा कोई मुझे। ये साहब यहाँ आएंगे, ये डेंसिटी नीचे आएगी, तो ए क्यूब बराबर मेरे पास आ रहा है 4 × 60, तो 4 × 60 को जरा मैं 24 × 10 लिख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ, या 240 लिख दूँ, चलो अभी देखते हैं। नीचे मैं इसको 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसको 6.23 लिख दिया। इंटू 10⁻23 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इंटू 10⁻23 कर देता हूँ, वो भी माइनस का। ये समझ में आया।
आ गया। अब मुझे कहीं ना कहीं इस पूरे इंसान का क्यूब रूट लेना है, तो चाहूं तो मैं कैंसिल वैंसिल कर सकता हूं, पर कैलकुलेटर से ही आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाइएगा। सो नाउ मैंने क्या करा था पिछले सवाल में, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों किया सर आपने? आप होते कौन ऐसा करने वाले बेटा, मतलब बात तो समझो। देखो अब मैं यहाँ पर होगा क्या, 10 -23 है, यहाँ पर 10 की पावर 1 है, तो ये जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻24। ठीक है, ये 10 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू देखिएगा क्या आ रही है, 240 ये था, अभी हो गया 2400 बटे 6 इंटू 6 6.23 इंटू 10⁻⁻4 आ गया मेरे पास ए क्यूब की वैल्यू। अब जो भी आएगा आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर -24 है, तो -10⁻⁻24 था, उसकी पावर हो जाएगी 1/3 इंटू 2400 बटे नीचे जो भी है, ये पूरी चीज 36 कुछ आ रही है पॉइंट समथिंग, या 37 पॉइंट जो भी आ रही होगी, इसकी पावर 1/3। तो आपका जो ए का आंसर आएगा दैट इज -8 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर जो भी पूरी चीज होगी वो आप वैल्यू निकाल देगा, और आपका आंसर किस में आएगा, किस यूनिट में आएगा सर जी, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर आपने सेंटीमीटर क्यूब दे रखी थी डेंसिटी, तो दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर। सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो उसको जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम वगैरह सब में। तो यार डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन यूजिंग ब्रैग मेथड, क्या यहाँ पर कुछ भी चीज बताने की जरूरत है? आई डोंट थिंक यहाँ पर कुछ भी चीज बताने की जरूरत है। मैं यहाँ पर बता दूं क्या हमें पता लगता है, किस तरीके से हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड पता लगता है। दैट इज, हम जब एक्सरे वगैरह पास करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, एट द एंड एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा आता है। ठीक है, एक्सरे जो होती है उसकी क्या मुझे वेवलेंथ पता होगी? सर पता होगी। मुझे थीटा कहीं ना कहीं से मैं मेजर कर लेता हूँ, क्या किस जो हमारा वो बनता है, जो भी पैटर्न बनेगा उससे पता लग जाएगा थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बात आई है डी क्या है। डी हमारा क्या था, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, ये डी था हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लूंगा बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर ब्रैग्स इक्वेशन, एंड आई रिकमेंड कि यहाँ पर आप डेरिवेशन कर ही दिएगा। आपने डेरिवेशन कर दी, आप दिखा दीजिएगा, क्योंकि आपको यही करना पड़ेगा। अब आपने जैसे ही डी निकाली तो आपको पता लग गया इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस डी को देखेंगे कि अच्छा अच्छा आपका इतना इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, फिर हम जाएंगे अपने पुराने साइंटिस्ट लोगों ने जो भी मेहनत कर रखी होगी, एक बार शुरू से समझिएगा, भावनाएं बना रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले एक मैंने आपको अननोन सॉलिड क्रिस्टल दिया, आपने उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन करवा दी, आपको कुछ पैटर्न मिला, आपने डी निकाल ली। ठीक है, आपको इस अननोन क्रिस्टल के बारे में भी कुछ नहीं पता। ठीक है, ये यू के नहीं जाना, अभी अननोन, इसके बारे में आपने डी निकाली। अब आप इस डी को जाके जो भी साइंटिस्ट पुराने लोगों ने वैल्यूज निकाल रखी होंगी उसके साथ मैच करेंगे, तो जिससे भी ये मैच कर जाएगी आप कहेंगे अरे अरे ये साहब तो ये है, यहाँ पर इस तरीके की अरेंजमेंट है, एंड सो ऑन, जो भी है आप एट द एंड ये करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सॉलिड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आप समझ चुके होंगे क्या यहाँ पर हिसाब किताब है। तो आपको इंटरप्लेनर डिस्टेंस को ही एक्सप्लेन करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आऊं, तो यहाँ पर हमें दे रखे इंटरसेप्ट ऑन द 3 एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल इन द रेशियो 3:2:1। व्हाट आर द मिरर इंडेक्सेस ऑफ द प्लेन? सही सोच रहा हूं मैं क्या? ये इन्होंने, अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं 3A 2B और 1C दे रखा है, और इन्होंने मिरर इंडेक्सेस पूछा, और ये 3 नंबर का सवाल है। मतलब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। हो सकता है मैं कुछ गलत सोच पा रहा हूँ कि ये मैं सही सोच रहा हूँ, 3 × 2, ये 3 1 सॉरी 6, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इसके बारे में जो भी आए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ गलत। दोनों आंसर देने यार, ऐसे कोई मतलब मुंह उठा के मत चले जाना कि या अगर सही हुआ तो चलेगा, गलत हुआ तो बता दिया, सही भी हो तब भी बताना यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि क्या मैं कुछ मतलब कंसेप्ट भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो भी लग रहा है 3 नंबर मतलब इतने आसान तो नहीं देने चाहिए, कुछ ज्यादा ही वो हो गए। मतलब करना क्या चाहते हैं ये, मतलब समझ नहीं आया मुझे, करना क्या चाहते हो भाई? मिरर इंडेक्सेस ऑफ द प्लेन, एक बार दोबारा बोल लो। इंटरसेप्ट होते हैं, तो इंटरसेप्ट वो होते हैं कहाँ पर हमारा कट करता है, उसका रेशियो दे रखा है। हाँ, तो 3ABC, तो A:B:C तो नहीं दे रखा है कहीं, कहीं है A:B:C तो नहीं दे रखा। हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने 3:2:1, शायद मुझे लग रहा है ये दे रखा। चेक करूँ मैं एक बार, कहीं मैं कुछ भूल रहा हूँ। नहीं नहीं यार, गूगल साहब तो मुझे सही बता रहे हैं यहाँ पर कि सही करा है मैंने, तो शायद सही करा होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये कौन सा था, यहाँ पर ये पूरा हो गया ना? हाँ, ये वाला तो चलो पूरा। तो जल्दी से ये लास्ट के दो सबसे बेकार सवालों पर आते हैं। ये वाला तो बहुत ज्यादा बेकार सवाल लगा है। ये तो फिर भी देखा जाए, ये जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ना, याद करिए आप जब, मतलब आपको के टाइम पे तो बल्कि डिलीटेड ही होगा, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर क्लास 12th में हुआ करता था, वहां पर यार ये बताई जाती है बातें कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस क्रिस्टल लैटिस का। जैसे अगर मैं सीजियम क्लोराइड की बात करूं, दिस इज योर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और यहाँ पर हिसाब किताब ये होता है, जो क्लोराइड आयंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे आठों के आठों कॉर्नर्स पर होते हैं, और जो हमारा CS होता है दैट इज हमारे पास वो बॉडी सेंटर पर होता है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हिसाब किताब था इसका। तो यहाँ हुआ क्या, एक सीजियम आयन जो है
ये जो एक सीजियम आयन ये आठों के आठों क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, तो इसी वजह से हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया करते थे 8। सेम हमारे पास सिमिलर चीजें हमारे पास इसके साथ होती थी, वो मैं आपको फिलहाल इमेजिन नहीं करवा सकता। यहाँ पर भी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता था वो होता था 8, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो बोल दिया करते थे। फिर हम बात करते थे कॉन्ट्रीब्यूशन की, कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दैट इज 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास क्या है 8 हमारे पास टोटल कॉर्नर्स होते हैं, और हर कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन हमने बात करी थी 1/8 होता है, तो यहाँ पर टोटल 1 हो जाता था। फिर यहाँ कर देखें तो बॉडी सेंटर पर एक ही होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, हाँ ये जो सी एस आयन था उसका रेडियस काफी ज्यादा लार्ज होता है, इसका रेडियस काफी ज्यादा लार्ज होता है, सो इट कैन अकोमोडेट 8 अनायंस यहाँ पर कर सकता है। देन रेडियस रेशियो की अगर बात करें तो इनका जो आता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास 0.93 के आसपास आता है। तो ये कुछ बातें जो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बताई जा सकती हैं। बाकी और क्या हो सकता है, आई डोंट थिंक क्या इसके बारे में और बताया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपनी राय जरूर देते जाइएगा यहाँ पर भी कमेंट में। तो ये थोड़ा सा और टाइप का क्वेश्चन था, जहां पर ये जनरली मैंने उसमें भी देखा केएल कपूर साहब में कि यार उसमें उन्होंने कुछ दे रखा हो, तो वहां पर भी सीजियम क्लोराइड से रिलेटेड कुछ नहीं मिला। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, ये जो एग्जामिनर होंगे ना, इन्होंने केएल कपूर की बुक से नहीं किसी और कहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी, और ये साहब फंस गए भाई, इनके क्वेश्चन ही गलत निकल गए, आउट ऑफ सिलेबस निकल गए। तो ये करा होगा जैसे कहते हैं ना कभी कभी भाई ज्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए, वो सुना होगा ना आपने। अब यार लड़कों को तो पता ही होगा, खैर अभी रोहित शर्मा ने बोला था सरफराज खान को, भाई हेलमेट पहन ले क्या हीरो बन रहा है, मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, तो वैसे भाई हीरो हीरो बन रहे थे, तो वही हुआ होगा। अब देखिए ये सवाल भाई किसी पता मुझे बताइएगा, अगर किसी टीचर ने पढ़ाया हो ना, किसी के नोट्स में हो, प्लीज मुझे पर्सनली ये नोट जरूर भेजिएगा, मैं देखना चाहूंगा कौन टीचर मतलब ये चीजें पढ़ा रहे हैं, ये क्यों कहीं पर मिल नहीं रही है, इतनी बेसिक चीज जो शायद ही पता नहीं काइंड ऑफ जो आपको पता नहीं इतनी डेप्थ में बताना कि क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस क्या होती है। मैं खुद यहाँ पर रीड कर रहा हूँ आपके सामने चैट जीपीटी का भाई, उसने बता रखा है कि कुछ इमेजिनरी रेफरेंस लाइंस होती हैं जो हम ड्रॉ करते हैं क्रिस्टल में टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन पोजिशन फेसिस एजिस एंड सिमेट्री, ये मुझे उसने बताया, तो वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। दे पास थ्रू फिक्स पॉइंट जिसको ओरिजिन बोल देते हैं, हम एक्सिस को डिनोट कर देते हैं एबीसी से, यही यहाँ पर ये बता रहा है। फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा अलोंग द डिफरेंट एक्सिस के, तो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम फिर इसी के बेसिस पर डिफाइन होते हैं। तो ये जो हमारे याद करिए हमने जो क्रिस्टल वो पढ़े ना 7 ब्रेविस लैटिस का जो पढ़ा था हमने 14 वाला, उसका जो बेसिस है ये उसका उससे सवाल पूछ रहे हैं यार, मतलब सोच रहे हो यार ये क्या लॉजिक है, मतलब क्या आप पूछना चाह रहे हो कि किस तरीके से जो क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन हुआ है, ये जो हमने क्यूब बनाया है, ये जो क्यूब की जो ये 3 एक्सिस आ रही है इनके बारे में बताओ, इनके बारे में क्या लेना देना, ये अल्फा बीटा गामा जो एंगल आएंगे इनके बारे में। आई डोंट थिंक इट इज मेकिंग एनी सेंस कि इस टाइप का सवाल आप एग्जाम में दो, मतलब मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला होता नहीं, पर लॉजिकली मुझे ये बात पर्सनली समझ नहीं आ रही, हो सकता है मतलब मैं उस टाइप तक सोच नहीं पा रहा हूँ जैसे कोई इंटेलेक्चुअल सोचता होगा जनरली, पर मैं फिलहाल यहाँ तक सोच नहीं पा रहा कि ये सवाल देने का क्या लॉजिक बन सकता है एग्जाम में, मतलब क्यों दिया है, कि क्योंकि छोटा लग रहा था। बाकी अगर किसी को पता हो लॉजिक तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मैं पर्सनली जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है कुछ मुझे भी नया पता लगे, सीखने को मिले। फिर एक्सियल रेशियो क्या है, जीबीटी साहब ने बताया रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस, तो जो भी आपकी एक्सिस होती है, जैसे यहाँ पर अभी इसने बताया कि आप एबीसी मानोगे, तो इन एक्सिस की जो लेंथ का जो रेशो है दिस इज गोइंग टू बी योर एक्सियल रेशो। अच्छा जी। फिर इन्होंने ये भी बता दिया मुझे कि ये कुछ नहीं होता, जैसे आप एबीसी बात करें तो क्यूबिक सिस्टम में आप एबीसी का रेशो होने का मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर टेट्रागोनल में हमारी ए और बी इक्वल होती है, सी इक्वल नहीं होती, तो यहाँ पर ये इन्होंने मुझे बताया, वही मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। बाकी आपको कुछ चीज पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अब जैसे रेडियस रोस्टर रूल है, यार ये हमने उसमें पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में, सेमेस्टर 1 में पढ़ा था। अभी मैं दोबारा जब उनका रिवाइज रिकॉल करा रहा था एक लेक्चर जो एनपी वाला रिसेंट वाला अपलोड करा था, तब मैंने ये चीज देखी तो मुझे तभी की आती है, वरना तो मैं भूल चुका था। तो रेडियस रेशो रूल में वही स्लाइड आगे ले आए, होप आपको ये पुरानी स्लाइड्स से कुछ ना कुछ यादें ताजा हो रही होंगी। अब रेडियस रेशो रूल उन्होंने यहाँ पर पूछ लिया, तो देख लीजिए क्या होता है यहाँ पर, पढ़ लीजिएगा इसको, वहां पर भी बताया था, यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है, मैं भी पढ़ लूँ एक बार। हाइड्रोक्साइड मेजोरिटी ऑफ आयन, ठीक है, नंबर ऑफ आयन जो है वो सराउंड कर रहे हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, रेडियस ऑफ रेशो ऑफ कैटायन एंड दैट ऑफ एनायन इज कॉल्ड द रेडियस रेशो। अच्छा अच्छा ये होता है, ठीक है ठीक है, बाकी मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद भूला हुआ था भाई, आपके सामने भी रीड कर रहा हूँ, मुझे ये याद आ रहा है तभी। आयनिक रेडियाइज नोन होगा तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ये तो पता था। फिर यहाँ पर हमने बात करी थी साहब की ये रेडियस रेशो अगर आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यही होते हैं, ज्योमेट्री उसके करस्पॉन्डिंग होती है, तो ये सारी हमने बात करी थी। तो ये रेडियस रेशियो अब कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ वही लगभग हमने बताई दिया कि यही मेरे हिसाब से पूछेंगे, और क्या पूछना चाह रहे होंगे। बाकी यहाँ कुछ हमने अजम्पशंस ली थी वो यहाँ पर देख लीजिए। फिर 3 फंडामेंटल्स लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, सबसे पहले तो कोई इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा, 3 फंडामेंटल लॉस को आप वो करिए। क्या इन्होंने स्टार्टिंग में पहले लॉ के बारे में पूछवा नहीं लिया आपसे, आपसे इन्होंने पहले लॉ के बारे में पूछवा नहीं लिया, इनिशियली इंटरफेशियल एंगल वाला, तो यहाँ क्या लॉजिक है यार ये सेम सवाल पूछने का, आप मुझे बताइए तो सही। समझा पाना है आप, यह बात को समझ में आ रही है, मुझे तो यही लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर ये गोल होगा कि पेपर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अभी अभी पहला बैच आया एनईपी का,
तो और शायद कोविड के बाद शायद इसी टाइम खुले होंगे कॉलेज प्रॉपरली। तो अब हमें पेपर बचाने पर ध्यान देना है। तो मुझे तो ये लग रहा था पेपर बचाओ आंदोलन चल रहा होगा, जो कि अच्छी बात है, उससे अल्टीमेटली हमारे ट्रीज को फर्क पड़ेगा, तो इसे कंटिन्यू भी रखना चाहिए था। बाकी पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। खैर पेपर भी कितना ही बचा होगा, वैसे वही लगेंगे 2 शीट जो लगती है, जो छोटा छोटा सा तो आता है। इस बार फिर भी बड़े पेज दे रहे हैं भाई, पता नहीं इस बार बड़े पेजेस कैसे आ रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा, पर जैसे भी आने चलो अच्छी बात है। तो वहां पर लॉ पहला आप लिख देंगे वही वाला इंटरफेशियल वाला, एक लॉ ऑफ सिमेट्री बताया था, और फिर आपका एक और लॉ बताया था जो मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें हमने कहीं ना कहीं रेशो की बात करती, कॉन्स्टेंसी, कुछ कॉन्स्टेंसी की बात थी ना, वही था। तो आप बता दीजिएगा, मतलब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगल्स था वो तो शायद, पर दूसरा वाला जिसमें मिलर इंडेक्स का रेशो बताया था मैंने, जिसमें प्लेन्स का बताया था कि वो परफेक्ट रेशो में होते, तो वो वाला था, लिख लीजिएगा यार, मैं इसमें बात नहीं करना चाह रहा। अब जैसे ये सवाल, ये हाँ ये है मतलब करने लायक, ली चैटरल प्रिंसिपल सर, ये इसके बिना तो पेपर बनाया नहीं जा सकता। क्या बताना है ली चैटरल प्रिंसिपल सर, बता देंगे, कोई इसमें आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। इफेक्ट बताइए टेम्परेचर का। अच्छा एक सवाल मैंने कराया था जहां पर मैंने शायद अमोनिया वाले में गलत कर रखा है, आप लोग उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। वहां पर मैंने प्रेशर डिक्रीज लिख रखा है, जबकि जिन लोगों को कंसेप्ट पता होगा बाकी उन्होंने कर ली करेक्शन, बाकी काफी बच्चों ने मुझे बताया भी था कि यहाँ पर मुझसे गलती हुई, तो उसका ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसा करा कि प्रेशर डिक्रीज लिख दिया, उसका आंसर प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, गैसियस मोल्स की तरफ, तो वही मैंने उसका उल्टा करके मतलब गलती से लिख दिया। अब यहाँ पर मैं फर्दर आऊं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेम्परेचर की बात करते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव, मतलब मैंने क्या बताया था, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज होगी, मतलब यहाँ का टेम्परेचर आप हाई लिख दीजिए, यहाँ का टेम्परेचर आप लो लिख दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या करवाना चाह रहे हैं, इफेक्ट बताना है टेम्परेचर का। तो बताइए मुझे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा। सर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम के का, भाई टेम्परेचर बढ़ाना मतलब आप प्रोडक्ट फेवर कर रहे हो, मैं आपका उल्टा जाऊंगा, लो आ जाओ पीछे की तरफ, तो रिएक्शन बैकवर्ड खत्म। आई होप सो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो मजा आ गया। टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो मेरी रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड। आई डोंट थिंक यहाँ पर मैं कोई गलती कर रहा हूँ, सही लिखा है सब कुछ, एक बार मैं चेक कर लूँ। डेल्टा एच नेगेटिव, हाँ एक्सोथर्मिक, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ पर कम, टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड, ठीक है बढ़िया। प्रेशर पर आते हैं साहब, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा सर, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस गैसियस मोल की तरफ जाओ, तो आप सभी को आंखों से दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ पर देखो, लो कर दी बात, इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं कर रखा। बाकी फिलहाल यहाँ पर अच्छा, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ ये गैस नहीं है, होती भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 गैस के मोल होंगे, यहाँ पर एक होंगे, या एक होंगे या जीरो होंगे, इन्हीं दो ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो मैं मान के चल रहा हूँ, हो भी सकती है नहीं भी, पर दोनों से आंसर हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लेस तो हमारे बैकवर्ड में ही है। तो बैकवर्ड में हमारी है कि अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वहां पर भी मुझे बैकवर्ड में आती हुई नजर आ रही है रिएक्शन, सही है ना, एक बार और चेक कर लो। प्रेशर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड उधर ही आती है ना, लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स की तरफ। हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, लॉजिकली भी ठीक है। अगर मैंने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो सर आपकी फॉरवर्ड, तो एक कंडीशन फॉरवर्ड, बाकी सारी बैकवर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब यहाँ पर ये देखिए यार, ये वाले पार्ट को देखिए, और इसके आगे एक और पार्ट आएगा उसको देखिएगा। इसको तो मैं बिल्कुल नहीं करवा रहा, 500 600 बार 700 करोड़ बार ये वाला सवाल हमने कर रखा है, केपी केसी का रिलेशन, केपी का पता है, केसी पता है, के का ही पता है, सभी कुछ यार कर रखा है, तो इसके बारे में लेट इट बी, मतलब इतना टाइम नहीं है अब। डिराइव थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, ये देखिए। और फिर यार यहाँ पर एक चीज देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, एक्सप्लेन एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन देम। तो यहाँ से तो क्लियरली पता लग रहा है कि ये डेल्टा जी की बात कर रहे हैं, और साथ में के की बात कर रहे हैं, केसी या केपी जो भी होगा, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन डिराइव करिए फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, और जितना मुझे याद है एक ही एक्सप्रेशन पढ़ रखा है हमने, और वो क्या था आप सभी को पता होगा, ये वाला। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो हिसाब किताब है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कहाँ पर आपको रुकना चाहिए, दैट इज यहाँ पे आपको दोनों की डेरिवेशन सेम है। सबसे पहले आपको ये केमिकल पोटेंशियल से डिराइव करना शुरू करना है। ये कहाँ से आया, शायद पिछले सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स से आया होगा ना, हाँ वहीं से आया था। ये आपका फॉर्मूला आ गया, अब कैसा है मुझसे मत पूछिएगा, बस आ गया था वहीं से। फिर हमने बात कर दी कि ये जो म्यू नॉट होता है, दिस इज बेसिकली योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ डेल्टा जी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हमने बाकी ये करा था, जब हम ये रिएक्शन लिख रहे थे तो हमें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कंसिडरेशन में लेना था। तो अगर हमने जैसे बात करें, अगर मैं पोटेंशियल ऑफ ए लिख रहा हूं तो मुझे ए इंटू पोटेंशियल करना पड़ेगा, देन ए नॉट, फिर यहाँ पे आर टी एल एन की पावर एक्टिविटी ऑफ ए की पावर उसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इस बात को ध्यान रखना था, ठीक है सर, यहाँ कर दिया। फिर हमने कहा सिंपल यार, आप डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाइए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, जैसे ए म्यू ए है तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया, सिमिलरली बी भी हमारा सॉरी रिएक्टेंट आ गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, तो यहाँ गए प्रोडक्ट्स, फिर आगे रिएक्टेंट, वैल्यूज पुट करी थी बेहतरीन तरीके से। हमें एट दी एंड ये भी पता था कि यहाँ पर सी म्यू नॉट सी आ गया, फिर आर टी वालों को अलग ले गए, फिर उसको अलग ले गए, तो ये क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट आ गया था ऑफ, यहाँ आ रहा था प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट का, जिसको हम डेल्टा जी नॉट बोल देते हैं। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज बेसिकली और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आ गया था अल्टीमेटली। फिर आरटी को कॉमन लिया था तो यहाँ पे बना दिया। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो सवाल कह रहा है डिराइव करिए, तो मेरे हिसाब से आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर जगह पर। या एक चीज और फर्दर आगे बोल दीजिएगा कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलिए इन्होंने,
हाँ इक्विलिब्रियम बोलिए, तो आप बोल दीजिएगा एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आपका जो डेल्टा जी आ रहा है, ये क्या आ रहा है वैसे, डेल्टा जी आ रहा है ना, तो आपका जो डेल्टा जी है ना, दैट विल कम आउट टू बी माइनस आर टी, सॉरी आर टी आ रहा है, गलत बोल रहा हूँ मैं, फिर सॉरी सॉरी सॉरी। एट इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी नॉट नहीं डेल्टा जी जीरो होता है, बता देने यार आप लोग बिल्कुल ही, मतलब है मजे लेते रहो तो बैठे। तो यहाँ पर आपका ये पेन चलना बंद हो गया एक तो, ठीक है चला देंगे इसको। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पर जो है आपके सामने आ जाएगा जीरो। फिर से बोल दिया मैंने, गलत बता नहीं रहे, फिर से नहीं बता। तो यहाँ आपका डेल्टा जी आएगा जीरो, ना कि डेल्टा जी नॉट, ये तो आपका सही है। तो डेल्टा जी आपका आता है जीरो एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर इसको इधर ले जाएगा, तो अल्टीमेटली यहीं से एक्सप्रेशन बना देगा। मेरे हिसाब से यही पूछना चाह रहे होंगे, बाकी केपी केसी मत लिखिएगा। फिर अगले सवाल में आप केपी केसी लिख दीजिएगा बस, यहाँ पर ये करना पड़ेगा बस। फर्दर आप यहाँ पर एंड तक ले जाइएगा मामला, उसमें आप पहले रुक जाइएगा। आई डोंट थिंक इससे आगे यहाँ पर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर आए इस पर्टिकुलर सवाल पर, तो ये सवाल भी, ये सवाल ठीक ठाक है सर। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक तो थर्मोकेमिस्ट्री लगवा दी, और दूसरा है तो वाकई वैसे देखा जाए लॉजिकली ठीक नहीं है कि आप थर्मोकेमिस्ट्री पर, कोई नहीं यार, मतलब वो सोच रहे होंगे यार इतना तो पढ़ते हैं, बट हाँ ठीक है आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोर कंसेप्ट भी लग रहा है। पर कोई बात नहीं, क्योंकि डिस्कशन हो चुका है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट मुझे सभी का इंडिविजुअली दे रखा है, एक दो तीन, तीन लोगों का दे रखा है, ठीक है। चौथे का भी देना चाहिए था वैसे लॉजिकली, तो क्या H2 का डेल्टा जी नॉट जीरो होगा, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ क्योंकि अपनी एलिमेंटल स्टेट में, हाँ ठीक है सही सही। याद करिए, आपको यहाँ पे कितना प्यारा कंसेप्ट उन्होंने लगवा दिया। मैंने बताया था जब हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ लेते कि जब भी कोई बंदा अपनी एलिमेंटल स्टेट में हो, उसके बनने का डेल्टा जी नॉट मैंने जीरो बताया था, और वही यहाँ पर आपके सामने ये बंदा है। ये क्या, ये हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जिस स्टेट में नेचर में पाई जाती है, क्या उसी स्टेट में दिख रहा है आपको? हाँ सर इसी में दिख रहा है। तो इसका आपका डेल्टा जी नॉट जीरो आएगा, तभी यहाँ पर गिवन नहीं। अच्छा सर इसका करेंगे क्या, ये तो बताइए, आप कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है डेल्टा जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है एंड केपी करना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो सर सबसे पहले डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, डेल्टा जी टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ सर बात तो ये बात थोड़ी सही लग रही है। क्या मुझे यहाँ पर सभी के वैल्यू दे रखी है सर, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की दे रखी है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड की -32.10, देन वी हैव दिस पर्टिकुलर आदमी, कहाँ है, H2O ये रहा, इसकी दे रखी है। तो लगभग लगभग मैं मोटी मोटी वैल्यूज दिख रहा हूँ, एक्जैक्टली नहीं दिख रहा, पहले बता रहा हूँ, कोई ये मत बोलना क्या लिखा। तो यहाँ पे 54 और आपका आ रहा है 32, 54 और 32 आपका हो जाएगा 86, 86 में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं 1.4, तो मेरे हिसाब से 87.5 के आसपास आएगी माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्टेंट तो मेरा, सॉरी फिर से गलत कर दिया, प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, यहाँ पर रिएक्टेंट लिख दिया, तो रिएक्टेंट आएगा यहाँ पर, तो माइनस एज इट इज है, -87.5 आ रही है मेरे पास रिएक्टेंट्स आपकी, ठीक है। रिएक्टेंट ये ना, अब प्रोडक्ट की बात है तो प्रोडक्ट में ये लूंगा, इसकी तो जीरो होती है, बात कर ली क्यों होती है। तो ये क्या है, CO2 है, तो CO2 की आ रही है 97, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 97.26। मान लेता हूँ ऐसी कैलकुलेट करके मेरी जो डेल्टा जी नॉट है वो आ रही है मेरी 10, और ये किस में आएगी ध्यान से, कैलोरी पर मोल पर। क्या ये बात सबको समझ में सर आ गई? तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लगभग इसी के आसपास आएगी, ठीक है। नाउ अब हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर -10 कैलोरी मुझे दे रखा है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से बातों को सुनिएगा समझिएगा। अब आप सभी को पता है, हमने पीछे ही करा है, डेल्टा जी नॉट बराबर -RT ln KP। क्या ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है सर? बिल्कुल लगाया जा सकता है। क्या टेम्परेचर है? हाँ सर। क्या सर ये है? हाँ। तो यहाँ पर एक तरीका ये है, या तो मुझे आर की वैल्यू जो है वो कैलोरीज में पता हो तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा, या फिर मुझे फिर कन्वर्जन से जाना पड़ेगा कि मैं अपना जो है वो कन्वर्जन लाऊं। तो कन्वर्जन तो मैं भी भूल गया यार, क्या था इसका, -RT, आर की वैल्यू मुझे याद है शायद कैलोरी में, याद तो थी 1.8 करके कुछ होती, देख के आता हूँ, चलो रुक जाओ। तो यहाँ 298 इंटू ln KP लगाऊंगा। आर की वैल्यू आप लोगों को पता हो, या आर की वैल्यू तो उसी में रखते हैं, इसको कैलोरी को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वरना कितने याद करेगा इंसान। 8.314, यहाँ पर ये जूल में याद रखिएगा, जूल पर केल्विन पर मोल में होती है। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू वैल्यू आ रही है वो आ रही है कैलोरी पर मोल में। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, हमें पर यूनिट ऑब्वियसली सेम चाहिए। तो यहाँ पर देखना सवाल कितना अच्छा बना रहे हैं, कुछ कुछ सवाल यार ये बहुत अच्छे बना रहे हैं, और कुछ सवाल ये मतलब ऐसे बना रहे हैं कि मन कर रहा है कि बस क्या ही बात करें। तो हाँ, यहाँ पर जैसा कि सोचा था, दैट इज एक कैलोरी आपकी होती है 4.184, तो यहाँ पर 4.184 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी मेरा जूल में तब्दील हो जाएगा। तो ये 41.84, माइनस से माइनस उड़ाओ, बटे 8.314 इंटू 298 बराबर ln के, कुछ भी यहाँ पर आंसर आएगा कैलकुलेटर हिसाब से निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे, या कर ही दूंगा, हालात आपके लग नहीं रहे हो ये कैलकुलेट करने वाले जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हमारे बच्चों के हालात। क्या क्या कैलकुलेशन पूछ रहे हो? बाकी मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, होता रहता है, इतना मजाक तो चलना चाहिए भाई, इतना मजाक नहीं चलेगा तो फिर क्या चलेगा। इंटू 298 यार, अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर मेरे पास आ रहा है ये 2488 मान लेता हूँ, और ये 41.84, तो यहाँ पर देख सकते हैं 41.48 को आई हैव टू डिवाइड इट विद
4488, तो यहाँ पर ये आ गया। तो अब ये आ रहा है मेरे पास, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 0.0166। तो आपका जो के है वो कैलकुलेटर साहब की मदद से आ जाएगा e⁻⁻⁻ 0.1006। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा मुझसे या मैं किसी बच्चे से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यूनिट क्या आएगी के की। सर यूनिट क्या आएगी, ये तो आपने फंसा दिया। सोचो बेटा, देखते हैं कितना दिमाग आप लोग लगा पाते हैं। तो बाकी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी हिंट यहीं पे नजर आ रही हैं, 5 6 7 हिंट है। और जिस बच्चों ने सोच लिया अच्छी बात है, चलो मैं आंसर ही बताता जाऊँ, दैट इज यूनिटलेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस इनटू दिस हो जाएगा आपका। तो सभी लोग आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। और यहाँ से भी ई क्या है, आपका एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट तो होती नहीं। 2.73 के आसपास, 71 के आसपास वो नंबर होता है, उसकी पावर आप कुछ डालेंगे तो आपका कुछ नंबर ही आएगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी योर यूनिटलेस क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से सवाल को करेंगे, एंड दैट्स हाउ विल एंड दिस पर्टिकुलर। हो गया ना, 8वां सवाल था ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। 2024 का भी बस जल्दी से रिकॉर्ड करने में बैठने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, सुबह तक बिल्कुल हो जाएगा वो अपलोड। कोशिश पूरी है सुबह सुबह जल्दी, जब भी मैं उठ जाऊंगा उठते ही कर दूंगा। जब भी रिकॉर्ड होगा टेलीग्राम पर आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द 2024 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।